एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सिलेबस नोट्स प्रदान करता है। डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नियमित परीक्षा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ्स और मटेरियल्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कृषि और सरकारी योजनाओं की पोस्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो चलिए आज की क्लास के टॉपिक की पढ़ाई शुरू करते हैं। नमस्ते और इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर 2013 के सॉल्व पेपर को समझने की कोशिश करेंगे। जी। अब ये सिर्फ सवाल जवाब की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का खजाना है जिससे हम एग्रीकल्चर के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझ सकते हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन ही यही है कि इन सवालों के पीछे जो क्यों और कैसे छिपा है उसे बाहर लाया जाए। सही। आज के इस चर्चा में हम एक पौधे की पूरी कहानी को समझेंगे। मतलब वो कैसे जमीन से पोषण लेता है, सूरज से ऊर्जा बनाता है और फिर खुद को बीमारियों और कीटों से कैसे बचाता है। हाँ बिल्कुल, और ये सब हम देखेंगे यूपी पीसीएस 2013 के प्रश्न पत्र के नजरिए से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जमीन से, जहां से पौधे को सबसे जरूरी पोषक तत्व मिलता है, नाइट्रोजन। पहला सवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में है। राइजोबियम का नाम तो बहुत सुना है, पर यह असल में करता क्या है? देखिए, राइजोबियम एक बहुत ही खास सूक्ष्म जीव है। इसका जो मुख्य काम है ना, वो है हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पकड़कर पौधे के लिए उपलब्ध कराना। अच्छा, जिसे एन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। हेलो दोस्तों, आई एग्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सिलेबस नोट्स प्रदान करता है। डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नियमित परीक्षा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ्स और मटेरियल्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कृषि और सरकारी योजनाओं की पोस्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो चलिए आज की क्लास के टॉपिक की पढ़ाई शुरू करते हैं। नमस्ते और इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पीसीएस एग्रीकल्चर 2013 के सॉल्व पेपर को समझने की कोशिश करेंगे। जी। अब ये सिर्फ सवाल जवाब की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक तरह का खजाना है जिससे हम एग्रीकल्चर के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझ सकते हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन ही यही है कि इन सवालों के पीछे जो क्यों और कैसे छिपा है उसे बाहर लाया जाए। सही। आज के इस चर्चा में हम एक पौधे की पूरी कहानी को समझेंगे। मतलब वो कैसे जमीन से पोषण लेता है, सूरज से ऊर्जा बनाता है और फिर खुद को बीमारियों और कीटों से कैसे बचाता है। हाँ बिल्कुल, और ये सब हम देखेंगे यूपी पीसीएस 2013 के प्रश्न पत्र के नजरिए से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जमीन से, जहां से पौधे को सबसे जरूरी पोषक तत्व मिलता है, नाइट्रोजन। पहला सवाल नाइट्रोजन फिक्सेशन और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में है। राइजोबियम का नाम तो बहुत सुना है, पर यह असल में करता क्या है? देखिए, राइजोबियम एक बहुत ही खास सूक्ष्म जीव है। इसका जो मुख्य काम है ना, वो है हवा में मौजूद नाइट्रोजन को पकड़कर पौधे के लिए उपलब्ध कराना। अच्छा, जिसे एन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। जी, एन स्थिरीकरण। ये खास तौर पर दलहनी फसलों जैसे चने, मटर और दालों की जड़ों में पाया जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह की साझेदारी है पौधे और बैक्टीरिया के बीच। एकदम सही। और इसमें क्लोस्ट्रिडियम अज़ोला और ब्लू ग्रीन आल्जी का क्या रोल है? ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये जल प्लावित मृदा, मतलब जो वाटरलॉग्ड सॉइल होती है, जैसे धान के खेत। हाँ, जैसे धान के खेतों में, वहाँ ये ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं। सोर्स में इसे याद रखने की एक ट्रिक भी दी है, RDN। RDN? हाँ, राइजोबियम का R, दलहनी का D और नाइट्रोजन का N।
RDN, ये तो आसान है। चलिए जमीन से निकलकर अब उन संस्थानों की बात करते हैं जहां इस विज्ञान पर रिसर्च होती है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों को लेकर एक सवाल था, कितने विश्वविद्यालय हैं और कहां-कहां? उत्तर प्रदेश में कुल 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। दूसरा अयोध्या के कुमारगंज में नरेंद्र देवा कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और चौथा बांदा में मान्यवर श्री कांशीराम जी कृषि विश्वविद्यालय है। ये तो सिर्फ एक लिस्ट है, लेकिन अगर हम इसे नक्शे पर देखें तो ये चारों मतलब अलग-अलग कृषि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। कानपुर, मेरठ, अयोध्या, बांदा। जी भी एक सोची समझी रणनीति लगती है ताकि हर क्षेत्र की अपनी खास फसलों और समस्याओं पर ध्यान दिया जा सके। बिल्कुल सही, यही इसका उद्देश्य भी है। और इन्हें याद रखने की एक मजेदार ट्रिक भी है। वो क्या? कानपुर का आजाद, अयोध्या का नरेंद्र, मेरठ का सरदार, बांदा का कांशी। हाँ, कानपुर का आजाद, अयोध्या का नरेंद्र। इससे शहर और विश्वविद्यालय का नाम एक साथ याद रहता है। कमाल है। तो हमने संस्थानों की बात कर ली, अब चलिए पौधे के अंदर उसकी DNA तक चलते हैं। बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन्स का जिक्र है, खासकर गेहूं और धान में। ये नॉरेंटेन जीन इतना खास क्यों है? नॉरेंटेन जीन बहुत ही क्रांतिकारी साबित हुआ। ये गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। पर हम फसल को बौना बनाना ही क्यों चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब हरित क्रांति में छिपा है। बौने पौधे जो थे वो ज्यादा खाद और पानी लेने पर भी गिरते नहीं थे। अच्छा। और उनकी पैदावार लंबी किस्मों से कहीं ज्यादा थी। तो कह सकते हैं कि इसी एक जीन ने दुनिया की खाद्य सुरक्षा को बदल दिया। अरे वाह, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बिल्कुल। और धान में भी ऐसा ही कोई जीन है? हाँ, धान में यही काम DG वू जीन करता है। ये ताइवान में खोजा गया एक प्राकृतिक म्यूटेशन था और इसने धान की खेती का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अच्छा। वैसे ही GM कपास में CRY1AC और CRY1AB जीन डाले गए, लेकिन उनका मकसद बौनापन नहीं था। हाँ, वो तो कीड़ों से बचाने के लिए था। जी, वो कॉटन बॉलवर्म नाम के कीड़े से फसल को बचाने के लिए था। समझ गया। तो कुछ जीन्स ऊंचाई कंट्रोल करते हैं और कुछ कीटनाशक का काम करते हैं। यहाँ भी याद रखने की कुछ ट्रिक्स हैं? हाँ, गेहूं के लिए ट्रिक है नॉरेन यानी नो रेन। नो रेन। हाँ, बारिश नहीं होगी तो गेहूं छोटा रह जाएगा। और चावल के लिए DG, जो धानजी जैसा लगता है। हाँ, ये तो कभी नहीं बोलेगा। अब जरा और छोटे स्तर पर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों की दुनिया में उन्हें तापमान के हिसाब से कैसे बांटा जाता है? साइक्रोफाइल्स, मेसोफाइल्स, थर्मोफाइल्स। ये नाम सुनने में बड़े जटिल लगते हैं। नाम जटिल हैं पर कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। ये बस तापमान की रेंज बताते हैं। थर्मो का मतलब होता है गर्मी। थर्मल से? हाँ, थर्मल से। तो थर्मोफाइल्स 50 से 70 डिग्री सेल्सियस जैसी गर्मी में पनपते हैं। मेसो का मतलब है मध्यम। तो मेसोफाइल्स 20 से 50 डिग्री के बीच आरामदायक महसूस करते हैं, जिसमें ज्यादातर बैक्टीरिया आते होंगे। जी बिल्कुल। और साइको या क्रायो का मतलब होता है ठंडा। तो साइक्रोफाइल्स 20 डिग्री से कम तापमान पर और क्रायोफाइल्स तो 5 डिग्री से भी कम पर जिंदा रहते हैं। अच्छा, तो ये बस प्रीफिक्स का खेल है। थर्मो मतलब गरम, मेसो मतलब बीच का और क्रायो मतलब ठंडा। ये तो काफी सीधा है। जी। चलिए अब पौधे की अंदरूनी केमिस्ट्री की बात करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस और कैल्सिफिकेशन पर सवाल थे। ये ग्लाइकोलाइसिस क्या प्रक्रिया है? ग्लाइकोलाइसिस किसी भी कोशिका में ऊर्जा बनाने का सबसे पहला कदम है। ये कोशिका के तरल हिस्से, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, में होता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में एक ग्लूकोज का अणु टूटकर पाइरुविक एसिड के 2 अणुओं में बदल जाता है। यहीं से मतलब ऊर्जा रिलीज होने का प्रोसेस शुरू होता है। अच्छा, तो ये सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले का पहला स्टेप है, जो सेल के जेली जैसे हिस्से में होता है। एकदम सही। इसे याद रखने की ट्रिक भी है। CP, साइटोप्लाज्म में पाइरुविक एसिड बनता है। CP, साइटोप्लाज्म पाइरुविक, बढ़िया। और कैल्सिफिकेशन? कैल्सिफिकेशन का मतलब है शरीर के ऊतकों में कैल्शियम का जमा होना, जिसके लिए विटामिन D बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स और एंजाइम्स की। मुझे इतना पता है कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, पर क्या सारे प्रोटीन एंजाइम होते हैं? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं,
लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। अच्छा। एंजाइम असल में बायोकैटलिस्ट्स यानी जैव उत्प्रेरक होते हैं। ये प्रोटीन से बने जटिल अणु हैं जो शरीर की रासायनिक क्रियाओं को तेज करते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स वो लंबी शुगर चेन्स होती हैं जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये एक गोल्डन रूल है, इसे याद रखना है। जी। अब हम फिर से नाइट्रोजन पर आते हैं। हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की थी, लेकिन एक प्रक्रिया है डीनाइट्रिफिकेशन। ये क्या है और ये किसानों के लिए अच्छी है या बुरी? डीनाइट्रिफिकेशन किसानों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का ठीक उल्टा है। उल्टा मतलब? इसमें होता क्या है कि मिट्टी में मौजूद जो फायदेमंद नाइट्रेट NO3 है ना, वो वापस नाइट्रोजन गैस N2 में बदल जाती है और हवा में उड़ जाती है। अरे, मतलब पौधे के लिए उपलब्ध नाइट्रोजन का नुकसान हो जाता है? बिल्कुल। ये प्रक्रिया ज्यादातर उन खेतों में होती है जहां पानी भरा रहता है और सूडोमोनास जैसे बैक्टीरिया इसे अंजाम देते हैं। मतलब मेहनत से डाली गई खाद हवा में उड़ गई? ये तो वाकई बड़ा नुकसान है। हाँ, बहुत बड़ा। चलिए अब पौधे के सबसे जरूरी काम पर आते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी अपना भोजन बनाना। इसमें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का क्या चक्कर है? क्या डार्क रिएक्शन अंधेरे में होता है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वो अंधेरे में होता है। अच्छा। बल्कि इसका मतलब है कि उसे होने के लिए सीधे तौर पर रोशनी की जरूरत नहीं होती। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है और इसमें सूरज की रोशनी ऊर्जा में बदलती है। और डार्क रिएक्शन? जबकि डार्क रिएक्शन जिसे ब्लैकमैन ने खोजा था, वो स्ट्रोमा में होती है और ये उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनाती है। इसे याद रखने की ट्रिक तो कमाल की है। लाइट के लिए ग्रेना, LG ब्रांड जैसा लगता है। हाँ। और डार्क रिएक्शन के लिए स्ट्रोमा और खोजा ब्लैकमैन ने, तो ब्लैकमैन इन द डार्क। बहुत खूब। जी। और क्लोरोफिल कौन से रंग की रोशनी सबसे ज्यादा सोखता है? क्लोरोफिल मुख्य रूप से लाल और नीले रंग की रोशनी को सबसे ज्यादा सोखता है और हरे रंग को वो परावर्तित कर देता है, इसीलिए हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। फोटोसिंथेसिस की खोज के इतिहास पर भी कुछ सवाल थे। ऑटो वॉर्बर, रूबेन, कैमेन, हिल और बिंडाल, इन सब का क्या योगदान था? देखिए, ऑटो वॉरबर्ग ने क्लोरेला शैवाल पर प्रयोग करके बताया कि रुक रुक कर प्रकाश देने से प्रक्रिया बेहतर होती है। ठीक है। रूबिन और कैमन ने यह साबित किया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो पानी से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। ये बहुत बड़ी खोज थी। हाँ, ये तो पूरा नजरिया बदल देती है। और हिल और बेंडॉल ने जी स्कीम दी, जिससे पता चला कि इसमें 2 फोटोसिस्टम मिलकर काम करते हैं। इसे याद रख सकते हैं, हिल का आकार जी जैसा होता है, तो उन्होंने जी स्कीम दी। शानदार। अब फिर से कोशिका के अंदर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं पे एरोबिक श्वसन होता है, जहां ग्लूकोज पूरी तरह टूटकर ATP और ADP के रूप में ऊर्जा के सिक्के बनाता है। अच्छा। ग्लाइकोलाइसिस से जो पाइरुविक एसिड बना था ना, वो यहीं आकर असली ऊर्जा में बदलता है। इसीलिए ये कोशिका का बिजली घर है। और शुगर्स में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का क्या मतलब है? सुक्रोज जो हमारी आम चीनी है, वो किस श्रेणी में आती है? सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। आसान भाषा में रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो कुछ रासायनिक टेस्ट में पॉजिटिव रिएक्शन देती हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज यह रिएक्शन नहीं देती। कोई ट्रिक है इसे याद रखने की? हाँ, कह सकते हैं, सुक्रोज इज स्ट्रिक्ट, इट डज नॉट रिड्यूस। ठीक है। अच्छा, पौधों के लिए कुल कितने पोषक तत्व अनिवार्य माने गए हैं? कुल 17 तत्व अनिवार्य हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जैसे NPK। हाँ, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिनकी बहुत कम मात्रा चाहिए, जैसे लोहा, जिंक, कॉपर। मैक्रो को याद रखने की ट्रिक है NPK प्लस कैमैग्सा प्लस CHO। और इन पोषक तत्वों का पौधों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता पर भी असर पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। कौन से तत्वों की कमी से फंगल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? सिलिकॉन Si और निकल Ni की कमी से पौधों की फंगल बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ पोटेशियम K पौधों में रोगों के प्रति सहनशीलता बढ़ाता है। इसीलिए पोटेशियम को पौधे का ट्रैफिक पुलिसमैन या कवच भी कहते हैं। K फॉर कवच, ये अच्छा है। हाँ, K फॉर कवच।
अब आते हैं फलों पर। हाँ, फल पकने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? सुना है कच्चे केले के साथ कुछ और रखने से वो जल्दी पक जाता है। हाँ, वो कमाल एथिलीन हार्मोन का है, जो एक गैसीय हार्मोन है। जैसे जैसे फल में इसकी मात्रा बढ़ती है, वो पकने लगता है। तो केले वाली बात सच है? बिल्कुल सच है। एक पके केले को अगर आप कच्चे फलों के साथ एक बैग में रख दें, तो उससे निकलने वाली एथिलीन गैस बाकी फलों को भी जल्दी पका देगी। बाजार में एथरल का इस्तेमाल इसी काम के लिए होता है। और सूखा प्रतिरोध यानी ड्रॉट रेजिस्टेंस का नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से क्या संबंध है? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पी रहे हैं। ठीक है। आप मुंह में एक खिंचाव या नेगेटिव प्रेशर बनाते हैं, जिससे जूस ऊपर आता है। इसी तरह जब पत्तों से पानी भाप बनकर उड़ता है, तो पौधे के जाइलम में एक नेगेटिव पोटेंशियल या खिंचाव पैदा होता है, जो जड़ों से पानी और पोषक तत्वों को ऊपर खींचता है। बिल्कुल। जितना ज्यादा सूखा होगा, ये खिंचाव उतना ही ज्यादा होगा। वाह, ये स्ट्रॉ वाला उदाहरण तो एकदम साफ कर गया। चलिए अब कुछ और ऐतिहासिक तथ्यों पर आते हैं। एंजाइम शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? अलग किया गया वो था यूरिएज, जिसे समनर ने 1926 में लोबिया के बीजों से निकाला था। ये तो एक मील का पत्थर रहा होगा। जी बिल्कुल। और बीजूटी उम्र के हिसाब से भी उनका वर्गीकरण होता है। मैक्रोबायोटिक बीज कितने साल तक जिंदा रह सकते हैं? हाँ, होता है। 3 साल तक जिंदा रहने वाले बीज माइक्रोबायोटिक, 3 से 15 साल वाले मेसोबायोटिक, और मैक्रोबायोटिक? और 15 से 100 साल या उससे भी ज्यादा जिंदा रहने वाले बीज मैक्रोबायोटिक कहलाते हैं। तो मैक्रो का मतलब है मैक्सिमम एज। अब एक क्लासिक सवाल, पानी में और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसकी कोई ट्रिक है? इसकी तो बहुत मशहूर ट्रिक है। वसा या फैट में घुलनशील विटामिन है KE, D और A। KEDA। इसे उल्टा पढ़ें तो बनता है कीड़ा, यानी कीड़ा। तो कीड़ा फैट में घुलता है। केडा, अरे वाह, ये तो कभी नहीं भूलेगा। कीड़ा मतलब फैट, कमाल है। हाँ, और जो बच गए यानी विटामिन B और C, वो पानी में घुलनशील है। चलिए पौधे की कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, उसकी रक्षा यानी कीट प्रबंधन। सरसों और कपास के मुख्य कीट कौन कौन से हैं? सरसों का सबसे बड़ा दुश्मन है सॉफ्लाई, जिसे आरा मक्खी कहते हैं, और साथ में माहू या एफिड। ठीक है। वहीं कपास में कई तरह के बोलवर्म लगते हैं, स्पॉटेड, पिंक, रेड, जो कपास की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं। और चने की फली को छेद करने वाले कीड़े का नाम क्या है? वो है ग्राम पॉट बोरर, जिसका वैज्ञानिक नाम है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसकी जो सुंडी या लार्वा होती है, वो फली में छेद करके दाने खा जाती है और पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा। जी, बहुत बड़ा। और गन्ने में डेड हार्ट और बंची टॉप जैसे लक्षण कौन सा कीड़ा पैदा करता है? ये काम है शुगरकेन टॉप बोरर का। ये गन्ने की चोटी पर हमला करता है, जिससे बीज की कली सूख जाती है। उसे डेड हार्ट कहते हैं। और बंची टॉप? उसके बाद बगल से कई पत्तियां एक गुच्छे के रूप में निकलती हैं, जिसे बंची टॉप कहते हैं। इसकी ट्रिक भी सीधी है, टॉप बोरर से बंची टॉप। आम की मैंगो फ्रूट फ्लाई को क्वारंटाइन महत्व का कीट क्यों माना जाता है? ये क्वारंटाइन का मतलब क्या है? क्योंकि ये मक्खी अपना अंडा फल के अंदर देती है, जिससे लार्वा अंदर ही अंदर फल को खाता रहता है। बाहर से फल ठीक दिखेगा, पर अंदर से खराब होता है। ओह। और क्वारंटीन एक तरह का बॉर्डर कंट्रोल है। जब आम एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, तो उसकी सघन जांच होती है, ताकि ये कीट नए इलाकों में न फैले। मतलब फलों का वीजा चेक होता है? हाँ, एक तरह से वही समझिए। बहुत दिलचस्प है। आखिर में कृषि इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ सवाल हैं। स्प्रेयर में नोजल का क्या काम है और IPM क्या है? देखिए, नोजल स्प्रेयर का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये पानी को दबाव के साथ पतली फुहार में बदलता है और बूंदों के आकार को नियंत्रित करता है। और IPM? IPM का मतलब है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या एकीकृत कीट प्रबंधन। ये कीट नियंत्रण का आधुनिक तरीका है, जिसमें हम सिर्फ रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि सब तरीकों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, सभी तरीकों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। बेहतरीन। तो ये थी एक पौधे की पूरी कहानी, UPPCS 2013 के पेपर के जरिए। पोषण लेने से लेकर ऊर्जा बनाने और अपनी रक्षा करने तक। मुझे लगता है सिर्फ सवाल जवाब रटने की जगह उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने से तैयारी ज्यादा मजबूत होती है। बिल्कुल, और यही हमारा उद्देश्य है,
एक सवाल जो श्रोताओं के लिए हम छोड़ सकते हैं वो ये है, जैसे नॉरिन 10 जीन ने हरित क्रांति लाई, आज के दौर में जेनेटिक इंजीनियरिंग का कौन सा आविष्कार आपको लगता है जो भविष्य में खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, आपको इसी तरह के इफेक्टिव क्लास जिस भी सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, आई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह चैनल राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सिलेबस नोट्स प्रदान करता है। डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नियमित परीक्षा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ और मटेरियल्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कृषि और सरकारी योजनाओं के पोस्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस चैनल पर दी गई सभी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। हेलो दोस्तों, एग्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स प्रदान करता है। विवरण से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, नियमित परीक्षा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडीएफ और सामग्री के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, कृषि और सरकारी योजनाओं की पोस्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस चैनल पर सभी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। तो चलिए आज की क्लास के टॉपिक की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने है यूपीपीएससी एग्रीकल्चर का 2013-14 का पेपर। देखिए, पुराने पेपर्स को सिर्फ सॉल्व करना एक बात है, पर आज हम इसमें थोड़ी और गहरी पड़ताल करेंगे। हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सवाल क्या बताते हैं, मतलब परीक्षक का दिमाग कैसे काम करता है और कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। बिल्कुल। ये पेपर्स जो होते हैं ना, ये एक तरह से कृषि विज्ञान की दुनिया का नक्शा है। हम देखेंगे कि कैसे सवाल मिट्टी की सेहत से शुरू होकर पौधे की अपनी लड़ाई तक और फिर उस विज्ञान तक जाते हैं जो इन सबको बेहतर बनाने में लगा है। सही। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो सिर्फ जवाबों पर नहीं होगी, बल्कि उनके पीछे के क्यों पर होगी। हम प्रश्न 50 से 102 तक का एक सफर तय करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से खेती की होती है, मिट्टी और उसे दिए जाने वाले पोषण से। उर्वरकों पर कई सवाल हैं, खासतौर पर सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी पर। हाँ, एसएसपी। इसके आंकड़े 16% फास्फोरस, 19% कैल्शियम और 12% सल्फर। ये तो हर किताब में मिलते हैं, पर यहाँ दिलचस्प बात सल्फर है। अक्सर लोग फास्फोरस पर ही ध्यान देते हैं। ये 12% सल्फर इतना जरूरी क्यों है? ये एक शानदार सवाल है। देखिए, होता क्या है कि सल्फर को अब चौथा बड़ा पोषक तत्व कहा जाने लगा है। पहले मिट्टी में इसकी कमी नहीं होती थी, लेकिन अब सघन खेती की वजह से इसकी कमी आम हो गई है। अच्छा। खास तौर पर जो तिलहनी फसलें हैं, जैसे सरसों, मूंगफली, उनके लिए सल्फर बहुत जरूरी है। ये तेल की मात्रा और उसकी गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। परीक्षक ये जानना चाहता है कि हम सिर्फ पी और के तक ही तो नहीं सोच रहे। बिल्कुल। और एसएसपी एकमात्र ऐसा फास्फोरस वाला उर्वरक है जो सल्फर भी देता है, और इसीलिए ये खास है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है कि खेती कैसे बदल रही है। एकदम। इसी से जुड़ा है डीएपी, जिसमें 18% नाइट्रोजन और 46% P2O5 होता है। ये तो भारत में सबसे लोकप्रिय उर्वरकों में से एक है। इसकी लोकप्रियता का क्या कारण है? इसकी वजह है इसकी उच्च सांद्रता, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन। किसान को एक ही बोरी में 2 मुख्य पोषक तत्व मिल जाते हैं। 46% फास्फोरस का मतलब है कि कम मात्रा में ही पौधे की जरूरत पूरी हो जाती है। हाँ, मतलब ढुलाई और छिड़काव का खर्च बचता है। बिल्कुल। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। डीएपी में सल्फर नहीं होता, और इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल से देश के कई हिस्सों में मिट्टी में सल्फर की भारी कमी हो गई है। तो जहां एसएसपी एक संतुलित बूस्टर है, वहीं डीएपी एक स्पेशलिस्ट है। समझ गया। तो मिट्टी को पोषण दे दिया, पर अब पौधे को बीमारियों से भी बचाना है। पेपर में 3 फसलों के रोगों पर फोकस है, गन्ना, भिंडी और धान। हाँ। गन्ने का रैटून स्टंटिंग रोग जो वायरस से होता है, ये मुझे काफी दिलचस्प लगा। इसका इलाज भी बड़ा देसी सा है, गर्म पानी से उपचार। हाँ, और ये बहुत प्रभावी है। रैटून स्टंटिंग एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं, पर धीरे धीरे पैदावार कम कर देती है, खासकर पेड़ी की फसल में। अच्छा। क्योंकि ये वायरस गन्ने के बीज यानी जो टुकड़े होते हैं, सेट्स, उनके अंदर होता है।
इसलिए इस पर किसी स्प्रे का असर नहीं होता। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका है कि रुपाई से पहले गन्ने के टुकड़ों को 50 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए गर्म पानी में डुबो दिया जाए। ये एक तरह की वैक्सीन की तरह काम करता है, जो वायरस को अंदर ही खत्म कर देता है। सरल, सस्ता और प्रभावी। और भिंडी का येलो वेन मोज़ैक, इसका नाम तो हर किसान जानता होगा। यहाँ सवाल बीमारी से ज्यादा उसके वाहक यानी वेक्टर पर है, सफेद मक्खी। हाँ, ये सफेद मक्खी तो कई फसलों के लिए सिरदर्द है ना? बिल्कुल। सफेद मक्खी कृषि की दुनिया की एक बड़ी विलन है। ये सिर्फ भिंडे ही नहीं, कपास, टमाटर और कई दूसरी फसलों में भी वायरस फैलाती है। मतलब ये सवाल इसलिए पूछा गया है। हाँ, परीक्षक का ये सवाल पूछने का मतलब है कि वो चाहते हैं कि आप सिर्फ बीमारी के लक्षण न जानें, बल्कि उसके फैलने की वजह भी समझें। अगर आपको पता है कि वायरस सफेद मक्खी से फैलता है, तभी आप सही कीटनाशक का इस्तेमाल करके मक्खी को कंट्रोल करेंगे। न कि सिर्फ पौधे पर फंक्सानाशी छिड़कते रहेंगे। बिल्कुल। इसे ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। दुश्मन को और उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोनों को टारगेट करना। और धान का खैरा रोग, ये तो जिंक की कमी का क्लासिक केस है। 5 किलो जिंक सल्फेट और 2.5 किलो चूना प्रति हेक्टेयर। ये फॉर्मूला तो कृषि छात्रों को रटा होता है। हाँ, और इसकी एक वजह है। ये रोग तराई क्षेत्रों में बहुत आम है और अगर समय पर इसका इलाज न हो तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। अच्छा। डॉक्टर वायल नेने ने पंतनगर में इसकी खोज की थी। इसमें चूना इसलिए मिलाया जाता है ताकि जिंक सल्फेट के घोल की जो अम्लता है वो कम हो जाए और वो पत्तियों को जलाए नहीं। मतलब ये एक छोटा सा डिटेल है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कृषि सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि एक कला भी है। सही बात है। पोषण और सुरक्षा के बाद आता है पानी। गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं पर सवाल। सीआरआई, पुष्पन, दुग्धावस्था, ये तो लगभग हर कृषि परीक्षा का एक अनिवार्य प्रश्न लगता है। ये है ही, क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे किसान की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है। भारत में पानी एक कीमती संसाधन है ना? हाँ, बिल्कुल। किसान के पास अक्सर सीमित सिंचाई की सुविधा होती है। ऐसे में उसे पता होना चाहिए कि अगर उसके पास सिर्फ एक बार पानी देने का मौका है तो वो कब दे ताकि उसे सबसे ज्यादा फायदा हो। और उसका जवाब है सीआरआई अवस्था। एकदम। सीआरआई अवस्था यानी ताजमूल जड़ निकलते समय जो बुआई के 21 दिन बाद आती है। ये पौधे की नींव रखने का समय है। अगर इस समय पानी नहीं मिला तो आप बाद में कितनी भी सिंचाई कर लें, पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी दी गई है। पहले जड़, फिर फूल, फिर दूध। ये काफी मददगार हैं। हाँ, सीआरआई, फिर फ्लावरिंग, फिर मिल्किंग। पानी के प्रबंधन से ही जुड़ा एक और शानदार कॉन्सेप्ट है चावल की एसआरआई विधि। सिर्फ 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर, ये सुनने में ही विश्वसनीय लगता है। ये पारंपरिक खेती के तरीकों को पूरी तरह से चुनौती देता है। पारंपरिक विधि में हम क्या करते हैं, खेत को पानी से लबालब भर देते हैं और घने पौधे लगाते हैं। हाँ, ये सोचकर कि ज्यादा पौधे मतलब ज्यादा पैदावार। और एसआरआई कहता है लेस इज मोर, कम बीज, कम पानी और कम उम्र के पौधे। इसमें 9 से 12 दिन के बहुत छोटे पौधों को 25 बाय 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है? इससे जड़ों को फैलने और हवा लेने के लिए भरपूर जगह मिलती है। नतीजा, जड़ें मजबूत होती हैं, कल्ले ज्यादा फूटते हैं और पैदावार 30-40% तक बढ़ जाती है। ये मेडागास्कर से आए क्रांति है। तो ये सिर्फ पैदावार नहीं बढ़ा रहा। भारत में पानी एक कीमती संसाधन है ना? हाँ, बिल्कुल। किसान के पास अक्सर सीमित सिंचाई की सुविधा होती है। ऐसे में उसे पता होना चाहिए कि अगर उसके पास सिर्फ एक बार पानी देने का मौका है तो वो कब दे ताकि उसे सबसे ज्यादा फायदा हो।
और उसका जवाब है CRI अवस्था। एकदम। CRI अवस्था यानी ताजमूल जड़ निकलते समय जो बुआई के 21 दिन बाद आती है। ये पौधे की नींव रखने का समय है। अगर इस समय पानी नहीं मिला तो आप बाद में कितनी भी सिंचाई कर लें, पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी दी गई है, पहले जड़, फिर फूल, फिर दूध। ये काफी मददगार हैं। हाँ, CRI, फिर फ्लावरिंग, फिर मिल्किंग। पानी के प्रबंधन से ही जुड़ा एक और शानदार कॉन्सेप्ट है चावल की SRI विधि। सिर्फ 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर, ये सुनने में ही विश्वसनीय लगता है। ये पारंपरिक खेती के तरीकों को पूरी तरह से चुनौती देता है। पारंपरिक विधि में हम क्या करते हैं, खेत को पानी से लबालब भर देते हैं और घने पौधे लगाते हैं। हाँ, ये सोचकर कि ज्यादा पौधे मतलब ज्यादा पैदावार। और SRI कहता है लेस इज मोर, कम बीज, कम पानी और कम उम्र के पौधे। इसमें 9 से 12 दिन के बहुत छोटे पौधों को 25 बाय 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है? इससे जड़ों को फैलने और हवा लेने के लिए भरपूर जगह मिलती है। नतीजा, जड़ें मजबूत होती हैं, कल्ले ज्यादा फूटते हैं और पैदावार 30-40% तक बढ़ जाती है। ये मेडागास्कर से आए क्रांति है। तो ये सिर्फ पैदावार नहीं बढ़ा रहा, बल्कि पानी और बीज जैसे संसाधनों को भी बचा रहा है। ये तो भविष्य की खेती का एक मॉडल लगता है। बिल्कुल। चलिए अब फसल के प्रकारों और किस्मों पर आते हैं। UPAS 120 अरहर की एक किस्म है। इसका नाम ही इसकी खासियत बता रहा है ना? एकदम। UPAS का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ पंतनगर अरहर सिलेक्शन और 120 का मतलब है कि ये लगभग 120 दिनों में पक जाती है। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, क्योंकि पारंपरिक अरहर की किस्में 180 से 280 दिन लेती थीं, जिस वजह से किसान साल में सिर्फ एक ही फसल ले पाता था। अच्छा। UPS 12 जैसी अगेती किस्मों ने अरहर गेहूं फसल चक्र को संभव बनाया है। किसान अब अरहर काटने के बाद उसी खेत में गेहूं बो सकता है। इसने उत्तरी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया। और मिर्च की पूसा सदाबहार, नाम से ही लगता है कि ये कुछ खास है। सदाबहार इसलिए क्योंकि ये एक बहुवर्षीय मतलब पेरिनियल किस्म है। एक बार लगाओ और कई सालों तक मिर्च मिलती रहेगी, अगर पौधे की अच्छी देखभाल करें तो। अच्छा। और साथ ही ये लीफ कर्ल और मोज़ेक वायरस के प्रतिरोधी भी है। तो ये उन किसानों के लिए वरदान है जो अपने घर के बगीचे या छोटे स्तर पर खेती करते हैं। अब बात करते हैं उस विज्ञान की जो इन सब सुधारों के पीछे है, जेनेटिक्स। मेंडल के मटर के 7 लक्षणों का जिक्र है जो हमें स्कूल के दिनों की याद दिलाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर पेपर सीधे हाइब्रिड बनाने की तकनीक पर आ जाता है। A, B और R लाइनें। ये अल्फाबेट सूप अक्सर छात्रों को कंफ्यूज करता है। क्या आप इसे सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। देखिए, हाइब्रिड बीज बनाना एक बहुत ही चालाकी भरी प्रक्रिया है। कल्पना कीजिए आपको 2 अलग-अलग पौधों के सबसे अच्छे गुणों को मिलाकर एक सुपर पौधा बनाना है। ठीक है। इसके लिए आप A लाइन लेते हैं जो मादा की तरह काम करती है। ये मेल स्टेराइल होती है, मतलब इसमें नर भाग परागकण नहीं बनते ताकि ये खुद से बच्चा पैदा ना कर सके। ओके। फिर आप R लाइन लेते हैं जो नर की तरह काम करती है। इसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं और ये A लाइन की संतान पैदा करने की क्षमता को रिस्टोर कर देती है। तो जब A और R का क्रॉस कराते हैं तो जो बीज बनता है वही हमारा शक्तिशाली हाइब्रिड बीज होता है। तो फिर B लाइन का क्या काम है? B लाइन A लाइन की जुड़वां बहन की तरह है, बस एक फर्क के साथ। B लाइन संतान पैदा कर सकती है। A लाइन क्योंकि खुद अपनी पीढ़ी नहीं बढ़ा सकती तो उसे जिंदा रखने के लिए हम B लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, A लाइन को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल। B लाइन का क्रॉस A लाइन से कराकर हम और ज्यादा A लाइन के पौधे तैयार करते रहते हैं। तो संक्षेप में A और R मिलकर हाइब्रिड बनाते हैं और B सिर्फ A को बनाए रखने के लिए है। ICP H8 जो अरहर का पहला हाइब्रिड था, इसी तकनीक से बना था। ये तो बहुत ही रोचक है। और इन सब महान खोजों के पीछे होते हैं हमारे अनुसंधान संस्थान। पेपर में संस्थानों और उनके स्थानों को लेकर कई सवाल हैं। IIBR वाराणसी में, IIBR कानपुर में। हाँ, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान का एक बड़ा केंद्र है। क्या इन संस्थानों की लोकेशन के पीछे कोई खास वजह होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। संस्थानों को अक्सर उस क्षेत्र में स्थापित किया जाता है जहां वो फसल या विषय सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो। जैसे वाराणसी और उसके आसपास का क्षेत्र सब्जी उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है, इसलिए वहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी IIVR है।
कानपुर और उसके आसपास का क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसलिए वहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च IIPR है। और लखनऊ? लखनऊ गन्ना बेल्ट के करीब है। ये एक रणनीतिक क्लस्टरिंग है ताकि वैज्ञानिक सीधे किसानों के खेतों और समस्याओं से जुड़े रहें। मतलब ये संस्थान सिर्फ लैब में काम नहीं करते, बल्कि जमीन से जुड़े होते हैं। इसे याद रखने के लिए पीके मूवी वाली ट्रिक भी काफी अच्छी है। P फॉर पल्सेस कानपुर और V फॉर वेजिटेबल्स वाराणसी। हाँ, वो काम करती है। चलिए अब बात करते हैं बीज की। किसान तक जो बीज पहुंचता है उसकी शुद्धता की गारंटी कैसे होती है? ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड बीज और उनके टैग के रंग सुनहरा पीला, सफेद, नीला, ये सिस्टम कैसे काम करता है? ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर होता है ब्रीडर सीड यानी प्रजनक बीज। ये 100% शुद्ध होता है और इसे सीधे वैज्ञानिक या ब्रीडर तैयार करता है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है और इस पर सुनहरा पीले रंग का टैग होता है। और ये आम किसानों को नहीं मिलता? नहीं, ये उन्हें नहीं बेचा जाता। तो फिर ये जाता कहाँ है? इस ब्रीडर सीड को बीज निगमों या कृषि विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, जो इससे फाउंडेशन सीड या आधार्य बीज तैयार करते हैं। यह अगली पीढ़ी है जिस पर सफेद टैग लगा होता है। इसकी शुद्धता भी बहुत ज्यादा होती है। और फिर इसके बाद सर्टिफाइड सीड? हाँ, फिर इस फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज बनाया जाता है, जिस पर नीले रंग का टैग होता है। यही नीला टैग वाला बीज है जो आखिरकार किसानों को बोने के लिए मिलता है। वाह! यह पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि एक मुट्ठी भर शुद्ध ब्रीडर सीड से लाखों टन उच्च गुणवत्ता वाला बीज तैयार करके देश के कोने कोने में पहुंचाया जा सके। ये तो एक बहुत ही व्यवस्थित सप्लाई चेन है। और बीज की गुणवत्ता जांचने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट का भी जिक्र है। ये कैसे बताता है कि बीज जिंदा है या नहीं? यह एक बायोकेमिकल टेस्ट है। इसे बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। देखिए, बीज चाहे सुप्त अवस्था में हो, अगर वो जीवित है तो उसके अंदर श्वसन यानी रेस्पिरेशन की क्रिया चल रही होती है। अच्छा। एंजाइम इस रंगहीन रसायन को फॉर्माजान नाम के एक लाल रंग के पदार्थ में बदल देते हैं। तो अगर बीज का भ्रूण लाल हो गया तो इसका मतलब है कि बीज जीवित है और अंकुरित हो सकता है। तो लाल रंग मतलब जीवन का संकेत। बेहतरीन। अंत में कुछ और विविध लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर आते हैं। मिट्टी की केमिस्ट्री में ससंजन, कोहीजन और आसंजन एडिशन में क्या फर्क है? ये दोनों पानी के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले बल हैं। ससंजन का मतलब है समान अणुओं के बीच का आकर्षण, जैसे पानी के एक अणु का दूसरे पानी के अणु से जुड़ाव। इसी वजह से पानी की बूंदें बनती हैं। और आसंजन? आसंजन का मतलब है अलग अलग तरह के अणुओं के बीच का आकर्षण, जैसे पानी के अणु का मिट्टी के कण से चिपकना। इन्हीं दोनों बलों की वजह से मिट्टी में पानी रुका रहता है और पौधे उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। और क्षारीय भूमि सुधार के लिए ढैंचा, सेसबैनिया को सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, ढैंचा एक दलहनी फसल है, तो ये हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में जमा करती है। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ढैंचा जब मिट्टी में सड़ता है तो कार्बनिक अम्ल यानी ऑर्गेनिक एसिड्स पैदा होते हैं। ये अम्ल मिट्टी की हानिकारक क्षारीयता को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे मिट्टी का पीएच कम हो जाता है और वो फसलों के लिए फिर से उपजाऊ बन जाती है। और ये खराब मिट्टी में भी उग जाता है ना? हाँ, ये बहुत लवण सहिष्णु भी है। तो ये एक तरह से मिट्टी का डॉक्टर है। वाकई इस एक पेपर ने हमें कृषि विज्ञान के कितने अलग अलग पहलुओं की सैर करा दी। बिल्कुल। ये सिर्फ तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि एक सफल फसल उगाने के लिए मिट्टी, पानी, बीज, विज्ञान और सही तकनीक का संतुलन कितना जरूरी है। बिल्कुल। और ये पेपर हमें ये भी सिखाता है कि परीक्षा में सफल होने के लिए आपको रटने से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। आपको ये समझना होगा कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों है। यही एक अच्छे कृषि विशेषज्ञ की पहचान है। एक अंतिम विचार जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। ये पेपर लगभग 1 दशक पुराना है। सोचिए, आज के समय में परीक्षक किन नई चुनौतियों पर सवाल बना सकता है? जलवायु परिवर्तन, ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरक, डिजिटल खेती। हाँ, ये सब नए टॉपिक्स हैं। मूल सिद्धांत ये रहेंगे, लेकिन उनके अनुप्रयोग का दायरा
लगातार बढ़ रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहना। भैया एक शानदार और बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा थी। और हाँ, आपको इसी तरह की इफेक्टिव क्लास जिस भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, आगरी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स प्रदान करता है। विवरण से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। नियमित परीक्षा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ और सामग्री के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कृषि और सरकारी योजनाओं की पोस्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस चैनल पर सभी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हेलो दोस्तों, IEGA एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वेलकम एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स। यह चैनल राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सिलेबस नोट्स प्रदान करता है। डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नियमित परीक्षा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ्स और अन्य सामग्री के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कृषि और सरकारी योजनाओं की पोस्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस चैनल पर सभी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। तो चलिए आज की क्लास के टॉपिक की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय क्या है? आज हम यूपीपीएससी प्री 2013 का एग्रीकल्चरल का सॉल्व्ड पेपर देखने वाले हैं। अच्छा, 2013 का पेपर। जी, इसमें हम प्रश्न 1 से 49 तक के विस्तृत व्याख्या करेंगे। ये सारी जानकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला भाग है दुग्ध उत्पाद, नस्लें और पशु पोषण। हाँ, तो इसमें पहला सवाल प्रश्न 1 ये आइसक्रीम के बारे में है कि आइसक्रीम में दुग्ध वसा मतलब मिल्क फैट का प्रतिशत कितना होता है? बिल्कुल, और इसका सही जवाब है लगभग 12%। अच्छा, 12%। पर अगर हम इसकी तुलना दूसरे दुग्ध उत्पादों से करें तो? हाँ, ये जानना जरूरी है। जैसे आइसक्रीम में तो 10 से 12% है, लेकिन पनीर में ये करीब 25.1% हो जाता है। ओह, मतलब दुगने से भी ज्यादा? जी, और अगर छेना की बात करें तो गाय के दूध से बने छेना में लगभग 24.80% फैट होता है। और भैंस के दूध वाले छेना में? उसमें और ज्यादा, करीब 29.60%। और खोआ का क्या हिसाब है? खोआ में यह अंतर और भी बड़ा है। गाय के दूध से बने खोआ में 25.7%। और भैंस के दूध से? भैंस के दूध वाले खोए में ये सीधे 37.1% तक पहुंच जाता है। वाह, मतलब भैंस का दूध गाढ़ा होने का सीधा असर यहाँ दिखता है। बिल्कुल। अब अगले विषय पर आते हैं, जो है बकरी और मुर्गी की प्रमुख नस्लें। ठीक है, तो प्रश्न 2 किससे संबंधित है? प्रश्न 2 है बर्बरी नस्ल के बारे में। बर्बरी जो है वो बकरी की एक नस्ल है। अच्छा, बकरी की। और बकरियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? देखिए, बकरियों को उनके उपयोग के आधार पर बांटा गया है। जैसे दुधारू नस्लें हैं सानेन, जमुनापारी, बर्बरी, बीटल। ये सब दूध के लिए हैं। हाँ, फिर मांस के लिए मेहसाना, कश्मीरी, मारवाड़ी, बालों के लिए पश्मीना, अंगोरा और खाल के लिए ब्लैक बंगाल। समझ गया। अब मुर्गी की नस्लों पर आते हैं। प्रश्न 3। प्रश्न 3 असील नस्ल के बारे में है। असील? हाँ, जो मुर्गी की नस्ल है। मुर्गी की नस्ल है। और इसकी क्या खासियत है? इसे खास तौर पर लड़ाई के उद्देश्य से पाला जाता है। दिलचस्प है। हाँ, तो पोल्ट्री का वर्गीकरण कैसे होता है? इसमें भी वही है। अंडा उत्पादन के लिए व्हाइट लेगहॉर्न, मिनोरका, और मांस उत्पादन के लिए ब्रह्मा, कोचीन, असील। ठीक है। और प्रश्न 9 भी इसी से जुड़ा है ना? जी हाँ, प्रश्न 9 बताता है कि आंध्र प्रदेश को देश का पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। अंडा उत्पादन में पहले स्थान पर होने की वजह से। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और नस्लों की बात करते हैं। सुअर, भेड़ और गाय। प्रश्न 4 में किसका जिक्र है? प्रश्न 4 है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर के बारे में। ये सुअर की एक नस्ल है। और सुअर की अन्य प्रमुख नस्लें कौन सी हैं? और भी हैं, जैसे मिडी व्हाइट यॉर्कशायर, लैंड्रेस, टैमवॉर्थ। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न 8 पर, जो गाय की नस्ल से जुड़ा है। जी, इसमें पूछा गया है कि संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल कौन सी है? और वो है हॉल्स्टीन फ्रीजियन। हाँ, हॉल्स्टीन फ्रीजियन जो हॉलैंड की नस्ल है। इसका औसत दुग्ध उत्पादन 6150 लीटर प्रति ब्यांत है। कमाल है। और इसके बाद कौन सी नस्लें आती हैं? इसके बाद स्विट्जरलैंड की ब्राउन स्विस है, लगभग 5250।
फिर स्कॉटलैंड की आयरशायर और इंग्लैंड की जर्सी। बहुत बढ़िया। भेड़ की भी कुछ प्रमुख नस्लें हैं ना? जी, जैसे बीकानेरी, गुरेज, लोही, चोकला और मेरिनो। चलिए, अब पशु पोषण पर आते हैं। खीस पर 2 सवाल थे, प्रश्न 5 और 10। हाँ, खीस, जिसे कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, ये वो पहला दूध है जो मादा बच्चा देने के बाद देती है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? इसका मुख्य काम है नवजात में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी एंटीबॉडीज विकसित करना। ये सामान्य दूध से कितना अलग होता है? बहुत अलग। खीस में सामान्य दूध की तुलना में केसीन 2 गुना, एल्ब्यूमिन 2 से 6 गुना और ग्लोब्यूलिन ग्लोबुलिन तो बहुत ज्यादा होता होगा। हाँ 12 से 15 गुना ज्यादा, लोहा 17 गुना और कैरोटीन 9 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए इतना जरूरी है। अब पीएच मान पर आते हैं, प्रश्न 7। जी, ताजे दूध का पीएच होता है 6.5 से 6.7 के बीच। और खीस का वो ज्यादा अम्लीय होता है ना? बिल्कुल, खीस का पीएच 5.7 से 6.4 होता है, मतलब अम्लीय, जबकि थनैला रोग वाले दूध का पीएच 6.7 से 7.5 यानी क्षारीय हो जाता है। अच्छा, और राशनिंग पर भी एक सवाल था, प्रश्न 6। हाँ, एक गणना का सवाल था कि 400 किलो वाली भैंस जो 10 लीटर दूध देती है उसे कितना दाना चाहिए? और जवाब है 4.5 से 5.5 किलो। जी, लगभग 4.5 से 5.5 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये था पहला भाग। अब हम दूसरे भाग यानी बैंकिंग, कृषि अर्थशास्त्र और ग्रामीण विकास पर चलते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं बैंकिंग और सहकारिता से। प्रश्न 11 एक कथन के बारे में है। हाँ, ये बहुत मशहूर कथन है। भारत में सहकारिता असफल हो चुका है, परंतु इसे सफल होना चाहिए। जी, और ये कथन एडी गोरवाला समिति का है। ये समिति अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति थी। प्रश्न 12 किसके बारे में है? प्रश्न 12 है राष्ट्रीय कृषि कोष के बारे में। इसे 1955 में बनाया गया था। ठीक है, और प्रश्न 13 वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से जुड़ा है। जी, इसमें 2 चरण थे। पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ, जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हाँ, जिनकी जमा 50 करोड़ से ज्यादा थी। और दूसरा चरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ, जब 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और प्रश्न 19? प्रश्न 19 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी आरआरबीज की स्थापना के बारे में। ये 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुए थे। जी, गांधी जयंती के दिन। शुरुआत में 5 बैंक स्थापित किए गए थे। चलिए अब कृषि अर्थशास्त्र और योजना पर आते हैं। प्रश्न 14 क्या कहता है? ये संसाधन कार्य यानी प्रोसेसिंग से होने वाली मूल्य वृद्धि के बारे में है। और भारत में ये लगभग 5% है। ये हालांकि नेशनल फूड पॉलिसी 2019 के अनुसार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में मूल्य वृद्धि अब 27% है। ये तो काफी बड़ा उछाल है। अब प्रश्न 15, एक उत्तम योजना के घटक क्या हैं? एक अच्छी योजना में 3 चीजें होती हैं: उद्देश्य तय करना, नीति निर्धारण करना और भविष्य के कार्यक्रम की प्रक्रिया बनाना। ठीक है, और प्रश्न 22 और 26 ये दोनों फार्म बजटिंग से जुड़े हैं। हाँ, प्रक्षेत्र आय व्यय या फार्म बजटिंग का मतलब है कि भविष्य के लिए खेत की आय और खर्च का हिसाब किताब तैयार करना। तो ये एक तरह से खेत की बैलेंस शीट है। बिल्कुल, ये भौतिक रूप में वित्तीय संबंध को ही प्रकट करता है। अच्छा, प्रश्न 23 परिकल्पना या हाइपोथेसिस के बारे में है। जी, और परिकल्पना योजना जीवनी चक्र का घटक नहीं है। और प्रश्न 27 ये गैर संस्थागत साख के बारे में है। हाँ, गैर संस्थागत साख के स्रोत हैं महाजन, साहूकार, व्यापारी। जबकि सरकार, बैंक और सहकारी समितियां संस्थागत स्रोत हैं। एकदम सही। अब आते हैं ग्रामीण विकास की योजनाओं पर। प्रश्न 16। प्रश्न 16 है व्यापक फसल बीमा योजना के बारे में, जो 1985 में शुरू हुई थी। और इसी का नया रूप है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना? जी, जो 13 जनवरी 2016 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। इसकी प्रीमियम दरें भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5%। अब प्रश्न 30 ये किस कार्यक्रम के बारे में है? ये है सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी, जो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम? जी, जैसे सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP 1961 में आया, TNV सिस्टम 1973 में और IRDP 1980 में। ठीक है, और प्रश्न 33 क्या कहता है? ये कहता है कि सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री
IRDP का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, जिसमें संस्थान, बाजार और फसल विज्ञान की बात है। बिल्कुल। तो पहले प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को देखते हैं। प्रश्न 17। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ है? ये करनाल, हरियाणा में है। और भोपाल में कौन सा है? भोपाल में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, IISS। ठीक है। प्रश्न 18, चावल अनुसंधान निदेशालय। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च यानी DRR हैदराबाद में है। अब आते हैं प्रश्न 21 पर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन गन्ना प्रजनन संस्थान तो कहीं और है ना? जी, यही कंफ्यूजन होता है। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। और प्रश्न 25, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। चलिए अब KVK और बाजार की बात करते हैं। प्रश्न 28 क्या है? ये है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK की स्थापना के बारे में, जो पौंडीचेरी में 1974 में हुई थी। जी बिल्कुल, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर। और आज के समय में भारत में कुल कितने KVK हैं? दिसंबर 2020 तक 721 KVK थे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 86। वाओ। और प्रश्न 29, कृषि ज्ञान केंद्र यानी KGK जो है वो ICR द्वारा प्रायोजित है। अब बात करते हैं नियंत्रित बाजार की। प्रश्न 20, जी, नियंत्रित बाजार या रेगुलेटेड मार्केट में बिक्री की सामान्य विधि क्या है? और वो है बंद निविदा पद्धति या क्लोज्ड टेंडर सिस्टम। हाँ, हालांकि खुली नीलामी पद्धति का भी प्रयोग होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बाजारों की अनियमितताओं को दूर करना है। चलिए अब सीधे फसलों पर आते हैं। गेहूं, जई और जलवायु। प्रश्न 31। प्रश्न 31 है कठिया गेहूं के बारे में, जिसे मैक्रोनी वीट भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। और इसका उपयोग क्या है? बनाने में होता है। इसकी खेती सीमित सिंचाई और सूखा क्षेत्रों में की जाती है। अच्छा, अब प्रश्न 34, ये जई की एक प्रजाति के बारे में है। जी, कैंट जई यानी ओट की एक बहुत प्रसिद्ध प्रजाति है। इसकी क्या विशेषता है? यह गेरुई मतलब रस्ट और झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी है और हरे चारे की उपज भी अच्छी देती है। अब कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात करते हैं। प्रश्न 35। हाँ, योजना आयोग के अनुसार भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। और ICR के अनुसार? ICR के अनुसार 131 हैं और अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हम चौथे भाग पर चलते हैं, उर्वरक, किस्में और कृषि कार्य। जी, इसमें प्रश्न 36 एक गणना पर आधारित है कि 120 किलो नत्रजन देने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। हाँ, तो हमें पता है कि यूरिया में 46% नत्रजन होता है। तो सूत्र लगेगा 100/46 गुणा 120। बिल्कुल, जिससे जवाब आता है लगभग 260.86 किलोग्राम यूरिया। ठीक है, प्रश्न 37 है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। जी, ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA एक बायो फर्टिलाइजर है। और इसका प्रयोग धान की फसल में होता है। हाँ, धान में। दूसरे बायो फर्टिलाइजर है राइजोबियम जो दलहन में काम आता है और एजेटोबैक्टर। अब प्रश्न 38, ये एक कारण बताने वाला सवाल है। जी, सवाल है कि उत्तर भारत में गन्ने की उपज दक्षिण भारत से कम क्यों है? और इसका मुख्य कारण है जलवायु की दशा। हाँ, दक्षिण भारत में अड़साली फसल ली जाती है जो 18 महीने की होती है। इससे वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होती है और उपज भी। समझ गया। अब धान की किस्मों और अवस्थाओं पर आते हैं। प्रश्न 40। प्रश्न 40 है सुगंध 5 के बारे में। यह धान की एक प्रजाति है। और प्रश्न 47 भी धान की किस्म से जुड़ा है। जी, ऊसर प्रभावित क्षेत्रों के लिए धान की कौन सी किस्म उपयुक्त है? और वो है CSR 13। हाँ, इसके अलावा साकेत 4 और जया भी ऊसर के लिए अच्छी हैं। अब प्रश्न 42, ये एक अवस्था के बारे में है, वेजिटेटिव लैग फेज। जी, ये अवस्था धान में कल्ले बनने और बाल निकलना शुरू होने के बीच का समय है। अच्छा, टिलरिंग और पैनिकल इनिशिएशन के बीच का समय। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। प्रश्न 39। ये है फलारिस माइनर के बारे में, जिसे गेहूं का मामा या गेहूंसा भी कहते हैं। और ये गेहूं की फसल का एक प्रमुख खरपतवार है। जी, सबसे प्रमुख। इसी तरह धान में सावा और बरसीम में कासनी मुख्य खरपतवार हैं। और इन खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग होता है। प्रश्न 44। जी, प्रश्न है कि उड़द और अन्य दलहनी फसलों में
कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग होता है? और जवाब है फ्लूक्लोरिलिन। हाँ, फ्लूक्लोरिलिन। जबकि गेहूं में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब कुछ वानस्पतिक नामों पर आते हैं। बरसीम का वानस्पतिक नाम क्या है? बरसीम का है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम और इसकी फैमिली है फैबेसिए। यही प्रश्न 41 का उत्तर है। और लूसर्न, ग्वार, ढेंचा, ये सब भी फैबेसिए फैमिली के हैं? जी हाँ, ये सभी। जूट की फैमिली टिलियासिए है और अरंडी की यूफोर्बियासिए। अब आलू की बुआई पर आते हैं। प्रश्न 43। जी, उत्तरी मैदानों में आलू की मुख्य फसल की बुआई का सही समय? जो है अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा, यानी 15 से 25 अक्टूबर। एकदम सही। और इसकी बीज दर करीब 25-30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। अब एक और गणना वाला सवाल, प्रश्न 45। हाँ, मक्का की बुवाई अगर 50 एक 20 सेंटीमीटर पर करें तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। और एक पौधे की जगह हुई 0.50 मीटर गुणा 0.20 मीटर, यानी 0.1 वर्ग मीटर। तो 10,000 को 0.1 से भाग देने पर उत्तर आएगा 1,00,000 पौधे। बिल्कुल, स्पेसिंग से ही पौधों का घनत्व निर्धारित होता है। अब इस पेपर के आखिरी विषय पर आते हैं, फसल चक्र और हरी खाद। जी, प्रश्न 46 है हरी खाद के बारे में। और इसके लिए ढेंचा का प्रयोग होता है। हाँ, ढैंच और सनई दोनों ही बहुत अच्छी हरी खाद की फसलें हैं। और प्रश्न 48, ये उत्तर प्रदेश के फसल चक्र के बारे में है। जी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है। धान गेहूं। इसकी फसल चक्र गहनता 200% हुई। बिल्कुल। और आखिरी सवाल, प्रश्न 49, हाँ रिले फसल का उदाहरण पूछता है। हाँ, और इसका उदाहरण है मक्का, आलू, गेहूं, मूंग फसल चक्र। रिले क्रॉपिंग की परिभाषा क्या है, एक बार फिर से बताइए। रिले क्रॉपिंग का मतलब है कि पहली फसल के कटने से पहले ही अगली फसल को खेत में लगा देना। मतलब ओवरलैपिंग। और इससे फसल चक्र सघनता 400% तक हो जाती है। एकदम सही। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा। और हाँ, आपको ऐसी तरह की इफेक्टिव क्लास जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपको इसी तरह की इफेक्टिव क्लास जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, एग्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सिलेबस नोट्स प्रदान करता है। डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नियमित परीक्षा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ्स और अन्य सामग्री के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कृषि और सरकारी योजनाओं की पोस्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस चैनल पर सभी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। हेलो दोस्तों, आईएजी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह चैनल राजस्थान एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सिलेबस नोट्स प्रदान करता है। डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नियमित परीक्षा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ्स और अन्य सामग्री के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कृषि और सरकारी योजनाओं की पोस्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस चैनल पर सभी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। तो चलिए आज की क्लास के टॉपिक की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज की ये जो हमारी चर्चा है, ये किस पर आधारित होने वाली है? यह प्रस्तुति उत्तर पीसीएस प्री एग्रीकल्चर 2006 के प्रश्न पत्र और उसमें भी खास तौर पर Q13 से Q39 पर आधारित है। अच्छा, तो मतलब हम एक पुराने पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें कौन-कौन से विषय शामिल होंगे? इसमें आपको कृषि विज्ञान, मृदा विज्ञान और पादप रोग विज्ञान, इन सब के महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे। और इस सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो विषय सामग्री है, ये पूरी तरह से प्रामाणिक है और इसका उद्देश्य एजुकेशनल और एग्जामिनेशन पर्पस के लिए ही है। ठीक है। और इसमें जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है वो कैसी है? इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का बिल्कुल सटीक प्रयोग किया गया है। और जो तथ्य और आंकड़े हैं, उनकी प्रामाणिकता के बारे में क्या कहेंगे? सभी तथ्य, आंकड़े और किस्में, मतलब वैरायटीज, ये सब मूल स्रोत के अनुसार ही हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। इस पहले सेक्शन में क्या लिखा है? इसमें कैनोला और उसकी विशेषताओं, मतलब कैनोला कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला सवाल, ये कैनोला प्रजातियां किससे संबंधित हैं? कैनोला प्रजातियां जो हैं वो मुख्य रूप से सरसों यानी मस्टर्ड से ही संबंधित हैं। अच्छा, तो फिर ये सामान्य सरसों से अलग कैसे है? इसके तेल में ऐसा क्या खास है?
कैनोला के तेल में एरोसिक एसिड की मात्रा बहुत ही कम होती है। एरोसिक एसिड, ठीक है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम ब्रासिका नेपिस है। तो एरोसिक एसिड कम होने की वजह से इसे मानव स्वास्थ्य के लिए कैसा माना जाता है? जी, इसी वजह से यह मानव स्वास्थ्य के लिए काफी उपयोगी माना जाता है। तो प्रश्न के विकल्प के अनुसार ये किससे संबंधित हुआ? प्रश्न में जो विकल्प डी दिया गया है उसके अनुसार यह सरसों से ही संबंधित है। ठीक है। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक मेमोरी ट्रिक है, CBN, मतलब कैनोला ब्रासिका नेपिस। CBN, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले सेक्शन पर आते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें गेहूं की नवीन प्रजातियों यानी व्हीट वैरायटीज पर चर्चा की गई है। तो गेहूं की सबसे नवीनतम उन्नतशील प्रजाति कौन सी बताई गई है? पूर्वा गेहूं की नवीनतम उन्नतशील प्रजाति है। पूर्वा। और इस पूर्वा प्रजाति का कोई तकनीकी नाम भी है? जी, पूर्वा प्रजाति का तकनीकी नाम है HD2824। HD2824। ये प्रजाति कब और कहाँ विकसित की गई थी? यह प्रजाति IARI नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2004 में विकसित की गई थी। 2004 में। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। 40 क्विंटल, ये तो काफी अच्छी है। और क्या ये प्रजाति किन्हीं खास रोगों के प्रति सहनशील है? जी हाँ, यह प्रजाति रस्ट और लेफ्ट ब्लाइट रोगों के प्रति सहनशील है, जो गेहूं के लिए बड़ी समस्याएं हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और भी नवीन किस्में हैं? हाँ, अन्य नवीन किस्में हैं पूसा विशेष, जिसका नंबर है HD2851, और पूसा गोल्ड यानी WR544। और कोई? इनके अलावा पूसा तृप्ति HD2833, पूसा बसंत 2010 और HD2967 2010 भी हैं। ठीक है। इसकी भी कोई मेमोरी ट्रिक है? हाँ, बिल्कुल। मेमोरी ट्रिक है P2824, मतलब P से पूर्वा और 2824 उसका नंबर। बहुत अच्छे। अब आते हैं मृदा विज्ञान पर। इस सेक्शन का शीर्षक क्या है? मृदा में गंधक और जिप्सम यानी सल्फर और जिप्सम। तो मिट्टी में सल्फर की कमी कब मानी जाती है? मतलब किस स्तर पर? जब मृदा में सल्फर का स्तर 8-10 ppm तक पहुंच जाता है, तब कमी यानी डेफिशिएंसी होती है। इसी स्तर पर पौधों में कमी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। 8 से 10 ppm पर, ठीक है। और जिप्सम में गंधक की मात्रा कितनी होती है? जिप्सम में गंधक की मात्रा 18.6% होती है। ये विकल्प के अनुसार है। अच्छा, और अगर सारणी के अनुसार देखें तो जिप्सम में सल्फर और कैल्शियम की मात्रा क्या है? सारणी के अनुसार जिप्सम, जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, उसमें सल्फर 20.5% और कैल्शियम 29.2% है। तो ये थोड़ा अलग है, ठीक है। और अमोनियम सल्फेट में सल्फर कितना होता है? अमोनियम सल्फेट में सल्फर 24% होता है। और सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर और कैल्शियम कितना है? सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर 11.6% और कैल्शियम 19.5% है। और जिंक सल्फेट में? जिंक सल्फेट में सल्फर 17.8% है। तो ये जो टेबल दिया गया है, इसमें क्या क्या डेटा है? इस टेबल में 3 कॉलम हैं। उर्वरक, सल्फर S का प्रतिशत और कैल्शियम Ca का प्रतिशत। ठीक है, तो पहली पंक्ति में क्या है? पहली पंक्ति में है जिप्सम, जिसमें सल्फर 18.6% उत्तर के अनुसार और कैल्शियम 29.2% है। और दूसरी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में है अमोनिया सल्फेट, जिसमें सल्फर 24% है और कैल्शियम में डैश लगा है। ठीक है, इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? जी, मेमोरी ट्रिक, जिप्सम 29 Ca, मतलब जिप्सम में लगभग 29% कैल्शियम होता है। जिप्सम 29 Ca, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन में किस बारे में जानकारी है? इसमें पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों यानी डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तंबाकू में बोरॉन की कमी से कौन सा रोग होता है? तंबाकू मतलब टोबैको में टॉप सिकनेस नाम का रोग बोरॉन की कमी से होता है। टॉप सिकनेस। और फूल गोभी में बोरॉन की कमी से? बोरॉन की कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग या फिर खोखला तना हो जाता है। और चुकंदर में भी बोरॉन की कमी से कुछ होता है? जी, चुकंदर में हार्ट रॉट रोग बोरॉन की कमी से ही होता है। ठीक है, अब मोलिब्डेनम की कमी की बात करते हैं। इससे फूल गोभी में कौन सा रोग होता है? मोलिब्डेनम, जिसे MO भी कहते हैं,
इसकी कमी से फूल गोभी में विप्टेल रोग होता है। विप्टेल। और मूली और नींबू में भी मॉलिब्डेनम की कमी से कुछ होता है? हाँ, मॉलिब्डेनम की कमी से मूली में कपिन और नींबू में पीला धब्बा रोग होता है। अच्छा। और जिंक की कमी से मक्का, ज्वार और धान में कौन से रोग होते हैं? जिंक यानी Zn की कमी से मक्का और ज्वार में व्हाइट बड और धान में बहुत ही प्रसिद्ध खैरा रोग होता है। खैरा रोग, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कोई मेमोरी ट्रिक है? हाँ, इसकी 2 ट्रिक्स हैं, टोबो यानी टोबैको बोरॉन और मोविप मतलब मॉलिब्डेनम विप्टेल। बहुत अच्छा। अब गन्ने के रोगों पर आते हैं। इस सेक्शन का विषय क्या है? गन्ने के रोग और उनके कारक यानी शुगरकेन पैथोलॉजी। तो गन्ने का पहला ब्लाइट रोग किसकी कमी से होता है? गन्ने का पहला ब्लाइट, जिसे पहला ब्लाइट कहते हैं, वो मैंगनीज यानी Mn की कमी से होता है। मैंगनीज की कमी से। और जई में Mn की कमी से कौन सा रोग होता है? जई यानी ओट में Mn की कमी से भूरी चित्ती रोग या ग्रे स्पीक होता है। और मटर में? मटर में Mn की कमी से क्या होता है? मटर में Mn की कमी से पेंक चित्ती रोग, जिसे मार्श स्पॉट भी कहते हैं, वो उत्पन्न होता है। ठीक है, ये तो हुई कमी की बात। अब गन्ने का लाल सड़न रोग किससे होता है? गन्ने का लाल सड़न यानी रेड रॉट, ये एक फफूंदी मतलब फंगस द्वारा होता है। और इस रेड रॉट के लिए जो कवक उत्तरदायी है उसका नाम क्या है? रेड रॉट के लिए उत्तरदायी कवक का नाम है कोलेट्रोट्राइकम फैल्केटम। कोलेट्रोट्राइकम फैल्केटम। जी इसे याद रखने का कोई तरीका बताइए। जी, इसकी मेमोरी ट्रिक है Mn पहाला, मतलब मैंगनीज से पहला ब्लाइट। Mn पहला, ठीक है। हाँ, अगला विषय क्या है हमारा? अगला विषय है खरपतवार और फसल मिलान, मतलब वीड कंट्रोल। तो सबसे पहले गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? गेहूं का प्रमुख खरपतवार है फेलेरिस माइनर, जिसे आम भाषा में गेहूं का मामा भी कहते हैं। फेलेरिस माइनर। इसका टेस्ट भार कितना होता है? फेलेरिस माइनर का टेस्ट भार सिर्फ 2 ग्राम होता है। सिर्फ 2 ग्राम? अच्छा, अब ओरोबेंची की बात करते हैं। ये कैसा परजीवी है? ओरोबेंची, जिसे ओरोबेंची कहते हैं, ये एक पूर्ण जड़ परजीवी है, मतलब टोटल रूट पैरासाइट। पूर्ण जड़ परजीवी? तो ये किन पौधों पर निर्भर होता है? ओरोबेंची सोलानेसियस कुल के पौधों पर, जैसे तंबाकू, मिर्च, बैगन, इन पर निर्भर होता है। और स्ट्राइगा? स्ट्रिगा कैसा परजीवी है? स्ट्राइगा, जिसे स्ट्रिगा कहते हैं, ये एक अर्ध परजीवी है, यानी सेमी रूट पैरासाइट। अर्ध परजीवी। और ये किन फसलों पर निर्भर होता है? स्ट्राइगा ज्वार, मक्का, गन्ना और सूरजमुखी जैसी फसलों पर निर्भर होता है। ठीक है। और बरसीम का खरपतवार कौन सा है? बरसीम का प्रमुख खरपतवार है कासनी, यानी कासनी। इसकी कोई मेमोरी ट्रिक है? हाँ, इसकी 2 ट्रिक्स है। ओ टोटल मतलब ओरोबेंचीज टोटल रूट पैरासाइट, और एस सेमी मतलब स्ट्रिगा इज सेमी रूट पैरासाइट। ओ टोटल और एस सेमी बहुत आसान है। अब हम किस बारे में चर्चा करेंगे? अब बात करेंगे जैविक खेती के उद्देश्य, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करना। तो इसमें किन किन चीजों का प्रयोग नहीं होता है? इसमें उर्वरकों, कीटनाशकों और कवकनाशकों का प्रयोग नहीं होता है। और क्या कोई और भी चीज वर्जित है? जी हाँ, पादप वृद्धि नियंत्रक मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो रसायन होते हैं, उनका प्रयोग भी वर्जित है। तो फिर इसमें किस प्रकार के कृषि आगतों का प्रयोग होता है? इसमें जीवांश पदार्थ वाले कृषि आगतों का प्रयोग किया जाता है। और किसका उपयोग होता है? जैविक खाद और जैव खरपतवारनाशी का उपयोग होता है। और इसका मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है, और वो भी लंबे समय तक। भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य है। अच्छा, सिक्किम। इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? हाँ, सीधी सी ट्रिक है, नो केम। मतलब नो केमिकल्स। नो केम। बढ़िया है। अगले सेक्शन में क्या है? इसमें फसलों की कुछ और उन्नत प्रजातियों यानी क्रॉप वैरायटीज के बारे में बताया गया है। तो राई यानी मस्टर्ड की कौन-कौन सी प्रजातियां हैं? राई की प्रजातियां हैं वरुणा, रोहिणी, वरदान, वैभव, शेखर और कृष्णा। और ज्वार की? ज्वार मतलब सोरगम की हैं स्वर्णा, CSV1, CSH1, 5, 6 और वर्षा। मक्का की प्रजातियां कौन सी हैं? मक्का यानी मेज की प्रजातियां हैं प्रताप, लक्ष्मी, जवाहर, तरुण, कंचन और श्वेता।
और बैगन की? बैंगन यानी ब्रिंजल की हैं पंत सम्राट, अर्काशील और आजाद क्रांति जो एक हाइब्रिड है। टमाटर की प्रजातियों के बारे में बताइए। टमाटर की हैं रश्मि, पंत बहार, पंजाब केशरी और अंगूर लता। तो प्रश्न में स्वर्णा किसकी प्रजाति है ये पूछा गया था जी, और प्रश्न में स्वर्णा को मक्का के विकल्प में दिया गया था, लेकिन वो असल में ज्वार की प्रजाति है। अच्छा, ये कंफ्यूजन हो सकता है। इसकी कोई मेमोरी ट्रिक है? हाँ, जैसे मेज की कई किस्मों के नाम में गंगा आता है तो मेज गंगा, और टमाटर की कई किस्मों में पंथ तो टमेटो पंथ। ठीक है, अगला विषय क्या है? अगला विषय है चारे वाली फसलें, और उसमें भी खासकर रशियन जायंट। रशियन जायंट, ये किसकी प्रजाति है? रशियन जायंट लोबिया यानी काउपी की एक प्रजाति है। और ये किस लिए उगाई जाती है? ये मुख्य रूप से हरे चारे के लिए उगाई जाने वाली प्रजाति है। इसकी क्या खास विशेषता है? ये एक फैलने वाली किस्म है और इसकी पत्तियां काफी चौड़ी होती हैं। और इसके तने की क्या विशेषता है? इसका तना काफी लंबा होता है। इससे प्रति हेक्टेयर कितना हरा चारा मिल जाता है? इससे प्रति हेक्टेयर लगभग 350 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है। 350 क्विंटल। और लोबिया की अन्य किस्में कौन सी हैं? लोबिया की अन्य किस्में हैं C30, C26, कंचन, EC4216 और UPS 5286। इसे याद रखने की कोई ट्रिक? हाँ, मेमोरी ट्रिक है। रशियन काउ, मतलब रशियन जायंट इस काउपी। रशियन काउ आसान है। इस सेक्शन का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात यानी CN रेशियो। तो मूंगफली की खली का CN अनुपात क्या है? मूंगफली की खली यानी ग्राउंडनट केक का CN अनुपात 5.1 होता है, जो कि न्यूनतम है। और FIM का CN अनुपात? FIM यानी गोबर की खाद का CN अनुपात 20-30 होता है। और कंपोस्ट का CN अनुपात भी लगभग 20-30.1 ही होता है। बायोगैस स्लरी का कितना होता है? बायोगैस स्लरी का CN अनुपात 20-25.1 होता है। और सूक्ष्मजीवों का CN अनुपात? सूक्ष्मजीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का 4.1 से 30.1 तक होता है। सामान्य मृदा का कितना होता है? सामान्य मृदा यानी नॉर्मल सॉइल का 12.1 होता है। और ह्यूमस का CN अनुपात? ह्यूमस का 10.1 होता है। इसकी कोई मेमोरी ट्रिक है? जी, नट 5 मतलब ग्राउंड नट केक का 5.1। नट 5, ठीक है। अगला विषय क्या है? अगला विषय है कपास की संकर प्रजातियां यानी हाइब्रिड कॉटन। तो वरालक्ष्मी के बारे में बताइए। वरालक्ष्मी कपास की एक संकर प्रजाति है। और ये किस प्रकार का हाइब्रिड है? यह पहला इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, मतलब अंतःजातीय संकर। यह किसका क्रॉस है? यह लक्ष्मी UXO-G बार्बाडेंसे का क्रॉस है। इसे कहाँ विकसित किया गया था? इसे कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ जो कर्नाटक में है वहां विकसित किया गया। और H4 के बारे में क्या जानकारी है? H4 कपास की पहली संकर किस्म है जिसे 1970 में विकसित किया गया था। H4 को किसने विकसित किया था? H4 को C.T. पटेल ने गुजरात में विकसित किया था। और H4 किसका क्रॉस है? H4 क्रॉस है गुजरात 67 और अमेरिकन नेक्टलियस का। इसकी कोई मेमोरी ट्रिक? हाँ, H4 फर्स्ट, मतलब H4 was the first hybrid cotton। H4 फर्स्ट, बिल्कुल। इस सेक्शन में क्या बताया गया है? इसमें गोल्डन राइस और विटामिन के बारे में बताया गया है। गोल्डन राइस का आविष्कार किसने किया था? गोल्डन राइस का आविष्कार इंगो पुट्रिकुस और पीटर बायर ने किया था। यह किस प्रकार की प्रजाति है? ये एक ट्रांसजीनिक प्रजाति है। इसके निर्माण में किस जीवाणु का प्रयोग किया गया? इसके निर्माण में इरविना यूरिदोवारा नाम के जीवाणु का प्रयोग किया गया। इसमें किस चीज की मात्रा अधिक होती है? इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है। और ये बीटा कैरोटीन किसका प्रीकर्सर है? बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रीकर्सर है। तो ये किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण है? यह यूरोफ्थेल्मिया जो आंखों का रोग है उसके उपचार में महत्वपूर्ण है। इसे गोल्डन राइस क्यों कहते हैं? चावल का रंग पीला होने के कारण ही इसे गोल्डन राइस कहते हैं। याद रखने की ट्रिक क्या है? मेमोरी ट्रिक है गोल्ड ए, मतलब गोल्डन राइस इज फॉर व्हाइट ए। गोल्ड ए, बहुत अच्छा। अगला विषय क्या है? अगला विषय है अरहर की फसल प्रणाली यानी अरहर क्रॉपिंग। तो UPS 120 किसके लिए उपयुक्त है? UPS 120 द्विफसली पद्धति मतलब डबल क्रॉपिंग के लिए उपयुक्त है। यह प्रजाति कितने दिन में पक जाती है? यह प्रजाति बहुत जल्दी, सिर्फ 120 दिन में पक जाती है। यह एक अगेती किस्म है। इसके दाने कैसे होते हैं?
इसके दाने का आकार मध्यम और रंग भूरा होता है। और इसकी उपज कितनी है? इसकी उपज 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसकी कटाई के बाद क्या कर सकते हैं? दिसंबर तक कटाई करके उसी खेत में गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। और बहार किस्म के बारे में बताइए। टाइप 17 180 दिन से भी ऊपर लेती है। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है? इसकी मेमोरी ट्रिक तो इसके नाम में ही है, UPAS 120, मतलब 120 दिन। सही है? इस सेक्शन का शीर्षक क्या है? तृणनाशी और खरपतवार नियंत्रण यानी हर्बिसाइड्स। तो गन्ना के लिए कौन से तृणवाशी हैं? गन्ना के लिए हैं एट्राजीन, सिमेजीन और 2,4-D। और मक्का के लिए? मक्का के लिए एट्राजीन, सिमेजीन और एलाक्लोर। मूंगफली के लिए कौन से हैं? मूंगफली के लिए फ्लूक्लोरेलिन, एलाक्लोर और नाइट्रोफेन। और दलहनी फसलों के लिए किसकी संस्तुति है? दलहनी फसलों यानी पल्सेस के लिए पेंडिमेथिलिन की संस्तुति है। पेंडिमेथालिन की मात्रा कितनी इस्तेमाल होती है? पेंडिमेथिलिन की मात्रा 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर है, जो कि 1.0 किलोग्राम AI पर हेक्टेयर के बराबर है। इसका ट्रेड नेम क्या है? इसका ट्रेड नेम है स्टैम्प 30% EC। और धान के लिए कौन से तृणनाशी हैं? धान के लिए है ब्यूटाक्लोर, जिसे मचेटी भी कहते हैं, और प्रोपेनिल। इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? जी, शुगर एत्रा मतलब शुगर केन यूजेस एट्राजीन, और पेंडीपल्स। पेंडीपल्स, ठीक है। अब हम किस बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे फसल गहनता यानी क्रॉपिंग इंटेंसिटी की। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मक्का, आलू, गेहूं की 1 वर्षीय फसल पद्धति की गहनता क्या होगी? इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र का वर्ष गुणा 100। तो यहाँ फसलों की संख्या कितनी है? फसलों की संख्या है 3, मतलब मक्का, आलू और गेहूं। और वर्ष कितने हैं? वर्ष है 1। तो फिर गणना क्या होगी? गणना होगी 3/1 गुणा 100, जो कि 300% होता है। तो सही उत्तर 300% है। जी, सही उत्तर है 300%। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है? इसकी मेमोरी ट्रिक है 3/1, मतलब 3 क्रॉप्स इन 1 ईयर इक्वल्स टू 300%। बहुत सरल। इस सेक्शन का विषय क्या है? कुसुम और अन्य तिलहन प्रजातियां। तो मालविया 305 किसकी प्रजाति है? मालविया 305 कुसुम यानी सैफ्लावर की प्रजाति है। इसे और क्या कहा जाता है? इसे HUS 305 भी कहा जाता है। कुसुम की अन्य प्रजातियां कौन सी हैं? कुसुम की अन्य प्रजातियां हैं T65, T56 और T39। और सूरजमुखी की प्रजातियां? सूरजमुखी की हैं ज्वालामुखी, मॉडर्न, मंजीरा और BSH1D। अरंडी की प्रजातियां कौन सी हैं? अरंडी की हैं T3, अरुणा, भाग्य, सौभाग्य और GCH2। और राई की? राई की हैं वरुणा, रोहिणी और वरदान। इसे याद रखने की ट्रिक क्या है? मालविया सैफ मतलब मालविया इज सैफ्लावर। ठीक है, अब किस विषय पर चर्चा होगी? अब धान उत्पादन और जलवायु पर। धान उत्पादन कितनी ऊंचाई तक संभव है? धान उत्पादन समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई तक संभव है। यह किन क्षेत्रों में उपयुक्त है? यह अधिक वर्षा और नहर सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। प्रफुल्लन के समय क्या आवश्यक है? प्रफुल्लन यानी एंथैसिस के समय और उसके बाद तेज धूप आवश्यक है। वार्षिक वर्षा कितनी लाभदायक होती है? वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर से अधिक होना लाभदायक है। वृद्धि के लिए तापमान कितना चाहिए? वृद्धि के लिए तापमान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। और फूल आने के लिए तापमान? फूल आने के लिए 26.5 से 29.5 डिग्री सेल्सियस। और पकने के लिए? पकने के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा रहता है। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है? मेमोरी ट्रिक है राइस, रेन, सन, मतलब इसे बारिश और धूप दोनों चाहिए। इस सेक्शन का शीर्षक क्या है? कृषि संस्थान और पत्रिकाएं। तो कृषि विश्वविद्यालय का प्रस्ताव किसने दिया था? कृषि विवि का प्रस्ताव डॉक्टर RW कमिंग्स ने दिया था, जो 1960 की कमेटी के अध्यक्ष थे। मॉडल एक्ट फॉर स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के बारे में बताइए। ये मॉडल एक्ट 1966 में ICAR द्वारा लाया गया था। डॉक्टर BP पाल कौन थे? डॉक्टर BP पाल IARI के पहले भारतीय डायरेक्टर थे 1950 में, और ICAR के प्रथम DG भी थे। खेती पत्रिका के बारे में बताइए। खेती एक मासिक पत्रिका है जो ICAR नई दिल्ली से निकलती है। और फल फूल पत्रिका? फल फूल भी एक मासिक पत्रिका है, ICAR नई दिल्ली की। योजना पत्रिका कौन निकालता है? योजना पत्रिका मासिक है और इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निकालता है। और कुरुक्षेत्र पत्रिका? कुरुक्षेत्र भी मासिक है और उन्नत कृषि भी मासिक है, जिसे कृषि मंत्रालय निकालता है। इसे याद रखने की कोई ट्रिक है? हाँ,
कमिंग्स कॉम मतलब कमिंग्स कमेटी और के मंथली यानी खेती और कुरुक्षेत्र दोनों मासिक हैं। ठीक है, अब हम किस बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे प्रसार, शिक्षा और उपकरण की। तो स्मरण शक्ति के बारे में क्या आंकड़े हैं? स्मरण शक्ति के आंकड़े हैं पढ़कर 10%, सुनकर 20%, देखकर 30% और करके 90% याद रहता है। स्पूल के बारे में क्या बताया गया है? स्पूल सिलाई मशीन का भाग है, ये टेप रिकॉर्डर का नहीं है। एपिडायास्कोप और स्लाइड कैरियर का क्या उपयोग है? एपिडायास्कोप चित्रों को दिखाने के लिए है और स्लाइड कैरियर प्रोजेक्टर में लगता है। व्यक्तिगत संपर्क क्या है? व्यक्तिगत संपर्क है घर या खेत पर मिलना और परिणाम प्रदर्शन। और समूह संपर्क? समूह संपर्क है विधि प्रदर्शन, व्याख्या और मीटिंग। और विराट समूह यानी मास संपर्क? विराट समूह संपर्क है रेडियो, टीवी, सिनेमा, मेला और प्रिंट मीडिया। फ्लैश कार्ड किस विधि में आता है? फ्लैश कार्ड समूह विधि में आता है। इसकी मेमोरी ट्रिक क्या है? 2-90 मतलब करने से 90% याद रहता है। जी। और मास टीवी। इस सेक्शन का विषय क्या है? सरकारी योजनाएं। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? जवाहर रोजगार योजना 1989-90 में शुरू हुई थी। इसका एक प्रमुख बिंदु क्या है? गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव JRY में होता है। इसमें महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है? 30% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसकी लागत का विभाजन क्या है? लागत में 80% केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार का हिस्सा है। और नार्प कब शुरू हुआ? नार्प यानी नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट 1979 में शुरू हुआ। नार्प किसकी मदद से शुरू हुआ? नार्प विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की मदद से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य फसल, पशुपालन, भूमि एवं जल संरक्षण पर अनुसंधान करना था। इसे याद रखने की क्या ट्रिक है? JRY 89 मतलब जवाहर रोजगार योजना 1989 और नार्प WB। तो ये थी आज की क्लास UPPCS एग्रीकल्चर 2006 के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। हेलो दोस्तों, आई एग्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह चैनल राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण सिलेबस नोट्स प्रदान करता है। डिस्क्रिप्शन से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। नियमित परीक्षा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। PDFs और अन्य सामग्री के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। कृषि और सरकारी योजनाओं की पोस्ट के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इस चैनल पर सभी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हैं। और हाँ, आपको इसी तरह के इफेक्टिव क्लास जिस भी सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, आपको इसी तरह के इफेक्टिव क्लास जिस भी सब्जेक्ट का क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, एजे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, सभी एग्रीकल्चरल एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम UPPCS एग्रीकल्चर 2010 के एक हल प्रश्न पत्र पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी, और ये चैनल राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक और दूसरी कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स भी प्रदान करता है। तो अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। और हाँ, सभी PDF और स्टडी मटेरियल के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। और कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर दी गई सारी जानकारी हमेशा सच्ची और सटीक होती है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास के टॉपिक की पढ़ाई शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी अध्ययन सामग्री प्रतियोगिता दर्पण और YCT से ली गई है और ये UPPCS प्री एग्रीकल्चर 2010 का हल प्रश्न पत्र है। ठीक है, यानी विषय है कृषि और इसका उद्देश्य पूरी तरह से शैक्षिक और परीक्षा की तैयारी के लिए है। ये तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं, कृषि तकनीक और फसल प्रबंधन। और इसमें पहला ही टॉपिक है जीरो टिल सीड ड्रिल। ये जीरो टिल का कॉन्सेप्ट क्या है और इसे किसने विकसित किया था? देखिए, इसे पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी पंतनगर यूनिवर्सिटी ने विकसित किया था। अच्छा। और इसका जो मुख्य काम है वो है धान की कटाई के ठीक बाद, मतलब बिना खेत की जुताई किए सीधे गेहूं की बुआई करना। बिना जुताई के? इसका मतलब तो किसानों का बहुत समय बचता होगा। समय भी और मेहनत भी। इससे किसानों की लगभग 3 से 5 बार की जुताई बच जाती है। ये खेत में जो पहले से नमी मौजूद होती है उसी का इस्तेमाल करता है।
ये तो बहुत ही बढ़िया है, पर इसमें बीज की बुवाई की गहराई कितनी रखी जाती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इसमें सही गहराई सतह से 2.5 सेंटीमीटर नीचे होती है। 2.5 सेंटीमीटर? हाँ, और ये इतनी सटीकता से कैसे होता है? इस मशीन में एक खास तरह का सावल मतलब एक शवल लगा होता है जो जमीन को बस उतना ही चीरते हुए आगे बढ़ता है। समझ गया। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका? हाँ बिल्कुल, जीरो टिल मतलब जीरो जुताई, यानी 3-5 जुताई की बचत, और गहराई है 5 का आधा यानी 2.5 सेंटीमीटर। शानदार। अब आते हैं अगले विषय पर, फलों का प्रवर्धन और जैव नियंत्रण। इसमें कई फलों के प्रवर्धन की अलग-अलग विधियां बताई गई हैं। जी। जैसे लीची के लिए व्यावसायिक विधि है एयर लेयरिंग, जिसे गुटी भी कहते हैं। नींबू में बीज से, माल्टा में बडिंग से और आम में विनियर ग्राफ्टिंग से। लीची में एयर लेयरिंग और आम में विनियर ग्राफ्टिंग, इन दोनों में मूल अंतर क्या है? देखिए, एयर लेयरिंग में हम पौधे की एक टहनी को बिना काटे उसी पर जड़ें उगाते हैं। टहनी पर छाल हटाकर नमी वाली मॉस लपेट देते हैं। अच्छा, पौधे पर ही जड़ें निकल आती हैं। जी, और ग्राफ्टिंग में हम दो अलग-अलग पौधों के हिस्सों को जोड़ते हैं। एक जड़ वाला हिस्सा यानी रूट स्टॉक और दूसरा अच्छी किस्म की टहनी यानी सायोन। तो ये तो एक तरह की पौधों की सर्जरी हो गई। हाँ, कह सकते हैं। अब इसी में जैव नियंत्रण का भी जिक्र है। ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम का एक कवक, ये क्या काम करता है? ट्राइकोडर्मा विरिडी एक फंगस है जिसे हम बायो एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बायो एजेंट मतलब एक जीवित जीव जो दूसरे हानिकारक जीवों को नियंत्रित करता है। यह चने की फसल में उकठा रोग, जिसे विल्ट कहते हैं, और जड़ सड़न यानी रूट रॉट को नियंत्रित करता है। तो ये दूसरे हानिकारक फंगस पर हमला करता है। बिल्कुल। इसकी लगभग 4 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत दिलचस्प। चलिए अब बात करते हैं पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों की। फूल गोभी में खोखला तना या हॉलो स्टेम, इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है बोरॉन की कमी। बोरॉन, ये तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है ना? बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। जी, चाहिए कम मात्रा में होता है, लेकिन इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। बोरॉन पौधे की कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल की संरचना को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अच्छा। तो जब इसकी कमी होती है तो तने के अंदर के ऊतक ठीक से विकसित नहीं हो पाते और टूट जाते हैं, जिससे तना खोखला हो जाता है। और बोरॉन की कमी से कोई और भी बीमारी होती है? हाँ, चुकंदर में हार्ट रॉट और तंबाकू में टॉप सिकनेस भी इसी की कमी से होता है। तो इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? इसके लिए या तो 0.3% बोरेक्स का छिड़काव करते हैं या फिर 15 किलो प्रति हेक्टेयर बोरेक्स मिट्टी में मिलाते हैं। ठीक है, अब तिल की बात करते हैं। जी इसमें तेल की मात्रा 46 से 52% बताई गई है। जी, जो काफी ज्यादा है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका संरक्षण गुण है। ये तेल जल्दी खराब क्यों नहीं होता? इसकी वजह है सेसमॉल नाम का एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट जो तिल के तेल में पाया जाता है। सेसमोल। जी, ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, जो तेल के खराब होने का मुख्य कारण है। इसीलिए ये लंबे समय तक सही रहता है। बहुत बढ़िया। अब अगले विषय पर चलते हैं, फसल सघनता और सल्फर की मात्रा। यहाँ एक फसल चक्र का उदाहरण है, धान, गन्ना, पेड़ी। हाँ, राइस शुगरकेन रुटून, ये एक 3 वर्षीय फसल चक्र है। तो इसकी फसल सघनता की गणना कैसी की जाएगी? इसका फॉर्मूला है फसलों की संख्या को वर्षों की संख्या से भाग देकर 100 से गुणा करना। तो इस केस में 3 यानी 100%। बिल्कुल सही, इसकी फसल सघनता 100% होगी। अब बात करते हैं उर्वरकों में सल्फर की मात्रा की। सबसे ज्यादा सल्फर किस में होता है? दिए गए विकल्पों में सबसे ज्यादा अमोनियम सल्फेट में होता है, लगभग 24.0%। और बाकी उर्वरकों में? जिप्सम में करीब 20.5%, जिंक सल्फेट में 17.8% और सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी में 11.6% सल्फर होता है। ठीक है, इसे याद रखने का कोई तरीका? हाँ, मुख्य उर्वरकों के लिए आप याद रख सकते हैं अमोनियम 24, जिप्सम 20 और एसएसपी 11। ये लगभग के आंकड़े हैं। बहुत उपयोगी। अब हम दूसरे अध्याय पर आते हैं, फसल सांख्यिकी और संरचना। जी, इसमें पहला टॉपिक है मूंगफली और कपास के आंकड़े। मूंगफली का औसत छिलका प्रतिशत 70% बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप 1 किलो मूंगफली लेते हैं
तो छिलका हटाने के बाद आपको लगभग 700 ग्राम खाने लायक गिरी मिलेगी। अच्छा, और व्यावसायिक रूप से ये महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। मूंगफली में लगभग 45% तेल और 26% प्रोटीन होता है। उत्पादन में चीन पहले और भारत दूसरे स्थान पर है। और कपास में गिनिंग प्रतिशत का जिक्र है, ये क्या होता है? जब कपास को खेत से चुनते हैं तो उसमें रुई और बीज दोनों होते हैं। गिनिंग वो प्रक्रिया है जिसमें रुई को बीज से अलग किया जाता है। तो गिनिंग प्रतिशत? गिनिंग प्रतिशत ये बताता है कि कुल वजन का कितना हिस्सा रुई है। जैसे अमेरिकन कपास में ये लगभग 30% होता है। मतलब 100 किलो कपास में से 30 किलो रुई निकलेगी। जी, इसका एक सूत्र भी है, लिंट का वजन, सीड कॉटन का वजन 100। समझ गया। अब एक बहुत ही खास विधि पर आते हैं, डापोग विधि। ये चावल की नर्सरी से जुड़ी है ना? जी, ये चावल की नर्सरी तैयार करने की एक विधि है जो फिलीपींस से आई है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता और पौधे सिर्फ 12 से 14 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। बिना मिट्टी के ये कैसे संभव है? इसमें बीजों को किसी ठोस सतह जैसे कंक्रीट या लकड़ी पर उगाया जाता है। उन्हें ऊपर से जूट की बोलियों से ढककर नम रखा जाता है। ये तो कमाल है, समय की बहुत बचत होती होगी। बिल्कुल। पारंपरिक विधि में जहां 1 महीना लगता है, यहाँ बस 2 हफ्ते। ठीक है, अब गन्ने की संरचना की बात करते हैं। इसमें चीनी, गुड़ और शीरे का प्रतिशत दिया गया है। जी, एक गन्ने में लगभग 60 से 70% रस होता है, जिससे करीब 9 से 11% चीनी या 12 से 13% गुड़ बन सकता है और लगभग 3.5% शीरा यानी मोलासिस निकलता है। तो चीनी से ज्यादा गुड़ बनता है वजन के हिसाब से। जी, क्योंकि गुड़ में प्रोसेसिंग कम होती है। अब बात करते हैं मूंग की बीज दर की। जायद यानी गर्मी की मूंग के लिए बीज दर 20 किलो प्रति हेक्टेयर बताई गई है। हाँ, और खरीफ के मौसम में ये 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर होती है। ये जायद में ज्यादा क्यों है? गर्मी के मौसम में अंकुरन की चुनौतियां थोड़ी ज्यादा होती हैं और पौधे की वानस्पतिक वृद्धि भी थोड़ी कम होती है, इसलिए बेहतर स्टैंड के लिए बीज दर थोड़ी बढ़ा देते हैं। ठीक है। अब एक ऐतिहासिक सवाल, आयरन यानी लोहे की अनिवार्यता को एक पोषक तत्व के रूप में किसने सिद्ध किया? ये ई ग्रिस ने 1844 में सिद्ध किया था। और कुछ अन्य पोषक तत्वों की खोज के बारे में भी जानकारी दी गई है। जी, जैसे CHO की खोज डी सॉसर ने 1804 में की, नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने 1872 में और मैंगनीज की जी बर्ट्रेंड ने 1897 में। काफी दिलचस्प टाइमलाइन है ये। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा ज्ञान कैसे धीरे धीरे विकसित हुआ। चलिए अब तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय पर आते हैं, आनुवांशिकी और प्रजनन। जी, मक्का की इनब्रेड लाइनों को बनाए रखने के लिए सिब पॉलिनेशन का उपयोग किया जाता है। ये सिब पॉलिनेशन क्या है? सिब पॉलिनेशन या सहोदर परागण का मतलब है एक ही परिवार के 2 पौधों के बीच परागण कराना, मतलब भाई बहन के बीच क्रॉस कराना। और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इनब्रेड लाइन के आनुवंशिक गुणों को बिना किसी बाहरी मिलावट के बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसी में एक प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम का भी जिक्र है। जी, प्योर लाइन में कोई आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती, इसलिए अगर उसमें कोई विभिन्नता दिखती भी है तो वो सिर्फ वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं। अब बात करते हैं भारत के पहले हाइब्रिड कपास की। H4। हाँ, H4। ये कब और किसने विकसित किया था? इसे 1970s में डॉक्टर चंद्रकांत पटेल ने जारी किया था, जिन्हें हाइब्रिड कपास का जनक भी कहा जाता है। और इसके पेरेंट्स कौन थे? इसके पेरेंट्स थे G67 और अमेरिकन नेक्टिलिस। ये एक इंट्रा हिरसूटम क्रॉस था। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी। बिल्कुल, ये एक मील का पत्थर था। अब म्यूटेशन पर आते हैं। एक्सरे द्वारा म्यूटेशन की खोज किसने की थी? पौधों में जौ की फसल पर यह खोज 1928-29 में LJ स्टैडलर ने की थी। और म्यूलर, उनका नाम भी आता है। हाँ, म्यूलर ने 1927 में ड्रोसोफिला यानी फल मक्खी पर एक्सरे का प्रभाव दिखाया था, लेकिन फसलों के संदर्भ में स्टैडलर का काम ज्यादा प्रासंगिक है। ठीक है, अब पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस की बात करते हैं। प्याज में सर्टिफाइड बीज के लिए ये कितनी होती है? सर्टिफाइड बीज उत्पादन के लिए प्याज में 500 मीटर की दूरी रखनी पड़ती है। और फाउंडेशन बीज के लिए? फाउंडेशन बीज के लिए यह दूरी दोगुनी यानी 1000 मीटर हो जाती है। ये दूरी इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्याज एक परपरागित फसल है। हवा या कीटों द्वारा परागकण बहुत दूर तक जा सकते हैं। आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए खेतों के बीच इतनी दूरी जरूरी है। ठीक है,
अब कुछ और क्रॉसिंग तकनीकों पर आते हैं। टॉप क्रॉस क्या होता है? टॉप क्रॉस एक इनब्रेड लाइन और एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ओपीवी के बीच का क्रॉस होता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य उस इनब्रेड लाइन की जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी यानी जीसीए को परखना है। ये जीसीए क्या है आसान शब्दों में? आसान शब्दों में जीसीए ये बताता है कि एक पेरेंट के तौर पर कोई लाइन कितनी अच्छी है, क्या वो अपने अच्छे गुणों को अपनी संतानों में प्रभावी ढंग से भेज पाती है, चाहे उसका पार्टनर कोई भी हो। बहुत अच्छा समझाया। अब भारत में म्यूटेशन से तैयार की गई कुछ किस्मों के नाम बताइए। चावल में है जगन्नाथ, प्रभावती और गौतमी, और गेहूं में शरबती सोनोरा बहुत प्रसिद्ध है। शरबती सोनोरा, ये तो मैंने सुना है। अब टेस्ट क्रॉस पर आते हैं, ये क्या है? टेस्ट क्रॉस में हम F1 पीढ़ी का क्रॉस उसके अप्रभावी जनक यानी रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं। और इसका क्या मकसद होता है? ये सेग्रीगेशन या विसंयोजन के नियम को साबित करता है और इसका नतीजा हमेशा 1:1 के अनुपात में आता है। ठीक है, अब एक और जेनेटिक्स का टर्म, नुलिसोमी, इसका क्या मतलब है? नुलिसोमी का फॉर्मूला है 2n-2। इसका मतलब है कोशिका में से समजातीय गुणसूत्रों के एक पूरे जोड़े का गायब हो जाना। मतलब एक जोड़ा कम हो जाता है। जी, इसी तरह मोनोसोमी में 2n-1 होता है, मतलब एक गुणसूत्र कम, और ट्राइसोमी में 2n+1 होता है, मतलब एक गुणसूत्र ज्यादा। ये बहुत स्पष्ट है। अब हाइब्रिड बीज उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली लाइनों की बात करते हैं। ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन। जी, इनमें से मेंटेनर लाइन कौन सी होती है? मेंटेनर लाइन बी लाइन होती है। और इन तीनों का काम क्या है? देखिए, ए लाइन नरबंध्य यानी मेल स्टेराइल लाइन होती है, जिसे हम फीमेल पेरेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बी लाइन या मेंटेनर लाइन ये नर उर्वर यानी मेल फर्टाइल होती है और इसका काम ए लाइन को मेंटेन करना होता है। ये ए लाइन की आइसोजेनिक होती है। और आर लाइन? आर लाइन को रेस्टोरर लाइन कहते हैं। ये F1 हाइब्रिड में फर्टिलिटी को मतलब उर्वरता को वापस लाती है। इसे याद रखने का कोई तरीका? हाँ, ए मतलब एब्सेंट पोलन, बी मतलब बैकअप या मेंटेनर, और आर मतलब रीस्टोर। बेहतरीन। अब चौथे अध्याय पर चलते हैं। संस्थान, कीट विज्ञान और पादप रोग विज्ञान। कुछ प्रमुख शोध संस्थानों के स्थान पूछे गए हैं। CRDA कहाँ है? CRDA यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हैदराबाद में है। और IGFRI? IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। CAZRI और IARI? CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है और IARI तो नई दिल्ली में है। ठीक है। अब कुछ फसलों में गुणसूत्रों की संख्या। मसूर में कितनी होती है? मसूर में सोमैटिक क्रोमोसोम की संख्या 2n=14 होती है। और चना और अरहर में? चने में 14 या 16 और अरहर में 22 होती है। ठीक है। TNV सिस्टम पर वापस आते हैं। इसका पूरा नाम और संस्थापक कौन थे? TNV का पूरा नाम है ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। इसके संस्थापक डैनियल बेनोर थे। इसे 1973 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू किया गया था। और भारत में ये कब आया? भारत में ये 1974 में राजस्थान और मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य कृषि विस्तार को बेहतर बनाना था। अब कीट विज्ञान की बात करते हैं। चिलोमनीज सेक्स मैकुलाटा ये क्या है? ये एक परभक्षी मतलब प्रेडेटर कीट है। और ये किसे खाता है? ये माहू यानी एफिड्स को खाता है। तो ये किसानों का दोस्त हुआ? बिल्कुल। अब रबर सेप्टा का उपयोग किस लिए होता है? रबर सेप्टा का उपयोग फेरोमोन ट्रैप में किया जाता है। ये कैसे काम करता है? इस रबर सेप्टा में मादा कीट के सेक्स फेरोमोन को भर दिया जाता है। इसकी गंध से नर कीट आकर्षित होकर ट्रैप में फंस जाते हैं। चने के फली छेदक यानी पॉड बोरर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है हेलिकोवोपा आर्मीजेरा। और इसकी एक खास आदत के बारे में बताया गया है। जी, नरभक्षण यानी कैनिबलिज्म। जब भोजन की कमी होती है तो इसके लार्वा एक दूसरे को खा जाते हैं। ये फसल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? ये 20 से 50% तक नुकसान कर सकता है। अब कुछ वनस्पतिक कुल यानी बोटैनिकल फैमिलीज की बात करते हैं। अरंडी या कैस्टर का कुल क्या है? कैस्टर का कुल यूफोरबिएसी है। और सूरजमुखी, कपास और गन्ना? सूरजमुखी कंपोजिटी कुल का है, कपास मालवेसी का और गन्ना ग्रेमेनी या पोएसी कुल का है। भंडारण के दौरान अनाज को खराब करने वाले मुख्य कवक का क्या नाम है?
वो है एस्परजिलस। ये गोदामों में रखे अनाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये सिर्फ अनाज को ही नुकसान पहुंचाता है? नहीं, ये चमड़े और रबर जैसी चीजों को भी नष्ट कर देता है। मधुमक्खी में पराग डलिया या पोलन बास्केट कहाँ पाई जाती है? ये श्रमिक मधुमक्खी की पिछली टांगों के जोड़े में पाई जाती है, टांग के किस हिस्से में? टीबिया वाले हिस्से में। ये एक तरह की पराग इकट्ठा करने वाली टांग होती है। और अंतिम प्रश्न, रस्ट रोग किसके कारण होता है? रस्ट रोग, जिसे गेरुआ या रतुआ भी कहते हैं, ये कवक यानी फंगस के कारण होता है। बहुत अच्छे। तो इस पूरे प्रश्न पत्र के विश्लेषण के बाद परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदु क्या होंगे? अगर हम संक्षेप में देखें तो एग्रोनॉमी से 0 टिल ड्रिल, 3 to 5 जुताई की बचत, 2.5 सेंटीमीटर गहराई और फसल सघनता का सूत्र जरूरी है। हॉर्टिकल्चर से? हॉर्टिकल्चर से लीची में एयर लेयरिंग और फूल गोभी में हॉलो स्टेम का कारण यानी बोरॉन की कमी। जेनेटिक्स से तो काफी कुछ है। हाँ, जेनेटिक्स से पहला हाइब्रिड कपास H4 1970, प्योर लाइन थ्योरी जोहानसन, न्यूलोसोमी 2N-2 और हाइब्रिड लाइनें A, B और R का कार्य। और कीट एवं रोग विज्ञान से? कीट विज्ञान से चने का पॉड बोरर, हेलिकोवर्पा और रोग विज्ञान से विल्ट के लिए ट्राइकोडर्मा और भंडारण में एस्परजिलस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही बेहतरीन सारांश। यह दिखाता है कि विज्ञान के जो मूल सिद्धांत हैं वो समय के साथ नहीं बदलते। बिल्कुल, ये अवधारणाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2010 में थीं। ये सोचना भी दिलचस्प है कि अगर ये 2010 का पेपर है तो आज के पेपर में जीनोम एडिटिंग, ड्रोन तकनीक और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे विषय जरूर शामिल होंगे। निश्चित रूप से चुनौतियां बदल रही हैं तो तकनीक भी विकसित हो रही है। तो ये थी हमारी आज की गहरी और विस्तृत चर्चा। हमें उम्मीद है कि इस पुराने प्रश्न पत्र के विश्लेषण से आपको कुछ स्थायी और नए दृष्टिकोण मिले होंगे। और याद रखें, कृषि से जुड़ी किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आई एग्री एग्जाम यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। सभी जरूरी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो दोस्तों, आई एग्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक और अन्य कृषि सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम नोट्स उपलब्ध हैं। विवरण में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF और सामग्री के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और कृषि योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। सभी जानकारी सच्ची और सटीक है। किसी भी प्रश्न के लिए कमेंट करें। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। और हाँ, आपको इसी तरह की इफेक्टिव क्लास जिस भी सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।